ग्राम विकास के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने मध्य में नागौर जिले के कृषि अधिकारी पौध संरक्षण आदरणीय शंकर राम जी सियाग, आपका मूल गांव खेरवा है। आप एक ग्रामीण परिवेश से और इतने बड़ी पोस्ट पर, जो जिले में एकमात्र पोस्ट होती है कृषि अधिकारी पौध संरक्षण, उस पर वर्तमान में आप कार्यरत हैं। आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राम राम सर, राम राम सर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कामधेनु स्कूल नागौर। कामधेनु स्कूल नागौर में चल रही ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का तरीका, गूगल पर कामधेनु की वेबसाइट www.kamdhenunagor.com सर्च करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ओपन होगा, जिसे सबमिट करने पर आपको स्कूल कोड, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। उसके पश्चात पुनः वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डाउनलोड करके संबंधित कोर्स में जाकर ऑनलाइन वीडियो शूटेड क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। वेलकम इन कामधेनु नागौर। निदेशक दौलत राम सारण। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयानंद साइंस एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सांजू डेगाना। डेगाना तहसील का एकमात्र विद्यालय जिसमें अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा उपलब्ध है। सत्र 2019-20 में कक्षा 12th साइंस में 97% और 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण प्रतिभाएं, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब्स, उच्च योग्यताधारी, अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक टीम, संस्कारों के साथ सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र स्थान। दयानंद स्कूल सांजू। निदेशक राजेंद्र प्रसाद वैष्णव। शंकर जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए। आप किस प्रकार से और इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे ग्रामीण अंचल से और आते हुए, और किस प्रकार से अपने ग्रामीण जो बालक है वर्तमान में, वो क्यों आए इस कृषि क्षेत्र में, इसके बारे में भी और अपने बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो आपके ये जो ग्राम विकास YouTube चैनल पे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भूख जी। और आपने एक अच्छा चैनल शुरू किया है जिसके माध्यम से किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। आपने मुझे पूछा कि भाई आप क्यों जुड़े, तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मेरी शिक्षा है वो एग्रीकल्चर से है जी। BSc एग्रीकल्चर मैंने जोगनेर से किया था जी। जिस ज़माने में अपने नागौर के गिने चुने ही विद्यार्थी जा पाते थे जी। आज भी एग्रीकल्चर में गिने चुने हैं। फिर PG आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने उदयपुर से की थी, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से जी। और उसके बाद में जोधपुर काजरी में SRF की पोस्ट पे रहा था 2000 से 2005 तक। अच्छा। 5 से 10 तक मैं शिक्षा सेवा में मैंने डेगाना BO के अंदर सेवाएं दी एज ए शिक्षक। अच्छा। और 10 से आज तक लगातार फिर मैंने वो छोड़ के इधर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर में जुड़ा। अभी मैं कृषि अधिकारी पौध संरक्षण नागौर में कार्यरत हूँ जी। आपने पूछा कि भाई विद्यार्थी को एग्रीकल्चर में कैसे जुड़े, क्यों ये आना चाहिए जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर अपने गाँव के बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई स्कूल में अपन जाएँ तो 10वीं के बाद में ये समस्या आती है ज़्यादातर अपन देखते हैं जी। और 11th से बच्चा अपना सब्जेक्ट चूज करता है, तो एग्रीकल्चर में 12वीं के बाद में भी अगर विज्ञान वर्ग का बच्चा है तो एग्रीकल्चर ले सकता है आगे की शिक्षा के लिए। 12वीं के बाद अच्छा साइंस में भी है, बायोलॉजी, हाँ बायो और मैथ वाला बच्चा भी ले सकता है। हाँ, और एग्रीकल्चर की हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को 12वीं विज्ञान वर्ग में होना जरूरी है। अच्छा। और उसके बाद में एक एग्जाम लगती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। अच्छा। 4 साल की डिग्री होती है जी। जैसे मेडिकल में है वैसे इसमें भी एक तरीके की खेती बाड़ी का डॉक्टर बनता है जी। BSc एग्रीकल्चर में जब एडमिशन होता है तो उसमें एक जेट नामक परीक्षा होती है। अच्छा। उसमें से गुजरना होता है जी। और दूसरा आपको एक बता दूं पुक जी, जेट के बिना राजस्थान में कोई BSc एग्रीकल्चर नहीं होती। अच्छा। राजस्थान में क्या, हिंदुस्तान में कंपटीशन के बिना एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं कर सकता। अच्छा। और करता है तो वो भ्रम में नहीं रहे, उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं है जी। आजकल मतलब कई प्राइवेट संस्थान ऐसा करवाने लग गए। अब आजकल देखा आगे लोग बाग जो कराते हैं कि भाई डिग्री कर लो, हम कराते हैं, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, तो उन बच्चों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया बच्चे का, जेट की एग्जाम फॉर्म भरा, अभी जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तारीख भी है बच्चों की, एग्जाम होगी, बच्चों का नंबर आ गया, बच्चा डिग्री कर लेगा, फिर क्या करेगा भाई, इसको भी बच्चे को पता होगा तभी वो एग्रीकल्चर लेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर का विद्यार्थी 3 सेक्टर में अपनी सेवाएं देता है। ठीक है। पहला जो सेक्टर है वो है उसका एक्सटेंशन, दूसरा है टीचिंग और तीसरा है रिसर्च जी। एक्सटेंशन में जैसे आपको बता दें कि सबसे नीचे की जो एक रीड होती है एग्रीकल्चर की, जो किसानों से सीधी जुड़ी हुई है जी, वो है कृषि प्रयोगशक अपने जो पंचायतों में लगते हैं। और दूसरा 6 कृषि प्रयोगशकों के ऊपर एक सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट होती है। अच्छा। फिर जिले में, अपने जिले में जैसे 55 के लगभग WO की, जिनको अपन सहायक कृषि अधिकारी पोस्ट है के नाम से जानते हैं, वो पोस्टें हैं। अच्छा। उसके बाद में कृषि अधिकारी की जो पोस्टें होती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि मैं कृषि अधिकारी पोस्ट संरक्षण पद पर हूं। दूसरी जैसे कि मेड़ता और कुचामन में अपने 2 उपजिले बने हुए हैं जिले के, साथ साथ पंचायत समितियों के जी।
वहाँ पे क्या है कि 3 गजेटेड बैठता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर और 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक क्रॉप का और दूसरा ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उसका काम है। एओ के बाद में की जो ये सीधी भर्ती की जो पोस्ट है, एओ की जो योग्यता है वो MSc है, डब्ल्यू जो है वो BSc AG लगता है। अच्छा, वो BSc करने के बाद बच्चा प्री PG दे के आगे की शिक्षा ग्रहण कर लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है आगे जी। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ एओ के बाद AD, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह की जो पोस्टें होती है। दूसरी जो एक्सटेंशन में ही मैं आपको जो 3 सेक्टर बताया उसमें पहला एक्सटेंशन की जो सेवाएं हैं वो बता दूं ताकि बच्चों को पता रहे जी। एक्सटेंशन में आप देखते हैं कि हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और कई जिलों में अपने राजस्थान में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। अच्छा। नागौर में 2 केवी के हैं। अच्छा। एक मोलासर में है और एक अपने नागौर 88 में है। बिल्कुल। जहाँ पे 13 विषय की पोस्टें होती है। अच्छा। एग्रीकल्चर की जी। SMS होते हैं जो ये प्रत्येक जिले में भी है। हाँ, प्रत्येक जिले में। कई जगह तो एक होता है, कई जगह 2 होता है। हाँ, कई जिलों में 2 है, करीब 2 है जी। वहाँ 13 कुछ 5 से टेक्निकल होते हैं ऐसे करके, और एक आध फार्म मैनेजर वगैरह की पोस्ट होती है, तो 21 का स्टाफ होता है। अच्छा। और 13 जो होते हैं सारे के सारे सुपर स्केल होते हैं, उनकी जो अपन कहते हैं पे बैंड 6000 5400 तो अपन हाँ, शुरू होती है जी 6000 की पे बैंड के जो SMS होते हैं वो लगते हैं। और वहाँ ये 21, 42 जैसे एक जिले में हो गए जी। तीसरा जब एक्सटेंशन में अपन देखते हैं तो बैंकों का नाम अपन ने सुना है, बच्चे भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं, बैंक में काम हर किसी का पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और हिंदुस्तान की हर बैंक में आपको बता दूं पुगराज जी की हिंदुस्तान की हर बैंक में एक कृषि अधिकारी की पोस्ट होती है जी, जिसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर का विद्यार्थी जा सकता है। अच्छा। वो पोस्टें हर साल IBPS के द्वारा निकलती है। अच्छा। और बच्चों को ये पता भी नहीं होता है कि कई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट उनको भी पता नहीं है, या जो बच्चा 12th में आ रहा है उसको पता नहीं है कि मैं बैंक में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। तो एग्रीकल्चर के लिए तो ये सुरक्षित है, वो उस बैंक में कृषि अधिकारी की पोस्ट के लिए IBPS के द्वारा जो हर साल भर्ती निकलती है उसमें अप्लाई करें। बाकी तमाम तरीके की जो बैंक की और पोस्ट है उनमें तो जा ही सकता है। हाँ, लेकिन इस एग्रीकल्चर की पोस्ट के ऊपर केवल एकाधिकार है जी। चौथी एक्सटेंशन की चीज जो मैं बताऊं, अपने जहां अनाज कृषि मंडियों में अपन बेचते हैं जी, वहाँ पे अपन देखते हैं कि मंडी में जो मंडी सेक्रेटरी और जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्टें होती हैं जी, उन पोस्टों पे भी BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी हैं वो लगते हैं। अच्छा। उन पे भी उन्हीं का एकाधिकार है जी जी जी। पांचवी चीज अपन देखते हैं कि जो राज सीड के बीज का नाम तो अपन ने सुना है। हर जिले में राजस्थान राज्य बीज निगम के ऑफिस बने हुए हैं। बिल्कुल। उस निगम में 3 सीड ऑफिसर और एक प्लांट मैनेजर की जो पोस्टें होती है जी, उन पोस्टों पे भी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी जाता है, दूसरा नहीं जा सकता। अच्छा। इसके बाद में आपने देखा होगा कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां होती है जो गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है। अच्छा। उन एजेंसियों में सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होते हैं जी। उन पे भी केवल और केवल एग्रीकल्चर का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, वो जा सकता है। यानी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी अपने जो एकाधिकार उनका प्रयोग करते हुए अन्य भर्तियों में भी उन तमाम भर्तियों में जा सकता है, सब में जा सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा अच्छा क्षेत्र देखे तो सबसे अच्छा। अभी मैं आपको और पूरा स्कोप बताऊंगा तो आप वास्तव में कहोगे कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है जी जी। अच्छा, गाँव वाले इतने जानते हैं कि एक सुपरवाइजर बनता है, जबकि मैं अपने को बताऊँ कि कितना कहाँ स्कोप है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं आगे जब निकल के दूसरी चीज दृष्टि से देखें जी, तो अपना जो महत्वपूर्ण सेक्टर आता है इसी में एक अभी टीडी का बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, यही मैं पूछने वाला भी था आपसे। टीडी का चल रहा है। टीडी में देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, हिंदुस्तान की 3 स्टेट है जो मेजर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान और अपना पंजाब जी, वहाँ पे टीडी का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। यहाँ के जो पश्चिम साइड के जो जिले हैं उन तमाम जिलों में टीडी विभाग के कार्यालय बने हुए हैं अलग से। नागौर में भी अपन देखते हैं पुलिया से नीचे जाते हैं तो एक लिखा हुआ था कृषि मंत्रालय, टीडी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार जी, जी, बड़े बड़े आता है, बिल्कुल आता है। और उस ऑफिसों में जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह जो पोस्टें होती है जी, उन तमाम पोस्टों पे एग्रीकल्चर का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। वो पोस्टें निकलती है फरीदाबाद से, प्लांट क्वारंटाइन इंस्ट्रूमेंट जो अपना भारत सरकार का जो मेन ऑफिस है क्वारंटाइन का फरीदाबाद, वहाँ से निकलती है, हर साल निकलती है। अच्छा। उनमें भी बच्चे जा सकते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ भी अच्छा टीडी तो 15-20 साल से एक आध बार आती है, लेकिन इस महकमे का देखा जाए तो कोई उपयोग नहीं है। अब लोगों को पता चलता है कि वास्तव में बहुत उपयोग है जी, और इसको बंद करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि टीडी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नासी कीट अपन सब जानते हैं, तो इसके ऊपर पूरी दुनिया का नियंत्रण है जी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल कर रहा है जी। और आगे अपन देखा जाए तो इनके अलावा जो दूसरा अपन आपको मैंने बताया कि एक्सटेंशन के बाद में टीचिंग का, टीचिंग में अभी पिछले साल ही एग्रीकल्चर व्याख्याताओं की 370 पोस्टें निकली थी। अच्छा। और उसमें राजस्थान में मात्र 2000 आवेदन आए थे, बहुत। और जिसमें जो बीएड धारी नहीं थे जी, जी, जो MSc बीएड है वो सब के सब अपना आप ही बन जाएंगे। फिर कॉलेज में आप देखो उधर महाराष्ट्र और यूपी के बाद में राजस्थान वो सौभाग्यशाली स्टेट है जहाँ गवर्नमेंट के 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में जी, बिल्कुल।
उस 5 यूनिवर्सिटी का जिनमें लगभग 15 से ज़्यादा गवर्नमेंट के कॉलेज और 30 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, लगभग 45 जो कॉलेज हैं वो 5 यूनिवर्सिटी के अधीन हैं। और उन 15 गवर्नमेंट कॉलेजों में अपना एक नागौर जिला भी सौभाग्य है, जहाँ एग्रीकल्चर का कॉलेज 4 साल हो गया, वहाँ पे 60 सीटें हैं जी। और आपको पता है भालवा रोड पे पहली बार अपने यहाँ देखा जाए तो जिले को जहाँ 40 साल पहले कॉलेज खुलना चाहिए था वो 40 साल बाद खुला। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आज अपन देखते हैं जहाँ भी एग्रीकल्चर की जॉब के अपने गांव में या बैंक में मिलता है, कहाँ के हो, जयपुर के जॉब नेर के, क्योंकि वह शिक्षा 40 साल पहले 47 से पहले आज़ादी के टाइम की है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, बहुत पहले वहाँ के जो ठाकुर थे, ठाकुर कर्ण नरेंद्र सिंह जी, उनकी दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने बाहर अमेरिका और इंग्लैंड से जो एग्रीकल्चर के लेक्चर ला के यहाँ उस समय शुरू की थी। अच्छा। बाद में गवर्नमेंट ने अपने एक्वायर्ड कर लिया था। तो वो चीज़ आज अपने आइए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये कॉलेज तो है, पर बच्चे कॉलेज में जाते हैं तब रिजल्ट आने के बाद लेके मार्कशीट जाते साहब एडमिशन चाहिए। तो ये भी बच्चों को पता होना चाहिए कि अपने जैसे आपके स्कूल में बहुत बढ़िया मेहनत हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। 11th में ही बच्चों को समझो कि बेटा 12th में तेरे को कंपटीशन देना है कॉलेज में जाने के लिए, तो अभी से उस हिसाब से तैयारी कर, उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से कर, ताकि तू जेट फाइट कर सके और आगे तेरे को फायदा मिल सके। वो अचानक महीने भर में जेट की तैयारी भी नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पाती है, उस हिसाब से करें। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, इन जो 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचिंग वाली बात बता रहा हूँ और 15 गवर्नमेंट की कॉलेज है, इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर की पोस्टें होती है जी, उनमें एग्रीकल्चर का खूब, जो अभी पिछले साल भी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने, उदयपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने, SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, सब ने अपने रिक्रूट निकाली थी, खूब सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें भरी थी जी। तो वहाँ भी अपना भविष्य बच्चा MSc PhD करके नेट करके तरा सकता है। जैसे मैं आपको पुखराज जी बता दूँ, मैं नेट क्वालिफाई भी हूँ। अच्छा। और मेरा प्रोफेशन भी शिक्षा से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर की, मेरा सौभाग्य है कि मैंने टीचिंग, रिसर्च और एक्शन तीनों सेवाएं की है। अच्छा। और मुझे ये अच्छी लगी किसानों से जुड़ने वाले, तो मैं इधर आ गया। इसके बाद में अपना जो तीसरा महत्वपूर्ण एक विंग आती है रिसर्च की। अच्छा। कहते हैं कि एग्रीकल्चर में रिसर्च के बिना कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और रिसर्च के मामले में आपने देखा होगा काजरी एक सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जोधपुर में बहुत बड़ा संस्थान है, बिल्कुल, जिसमें 1000 से ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक और टेक्नीशियन रात दिन काम करते हैं। अच्छा। और मैं आपको बच्चों की जानकारी के लिए, अपन सब की जानकारी के लिए बता दूं पुखराज जी की, काजरी का जो मुख्य काम है, लोग बागों को पता नहीं, ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो बढ़ता हुआ रेगिस्तान है उसके विस्तार को रोकना। अच्छा। और उसने रोका भी है, ये भी आज़ादी के बाद से आज तक काम कर रहा है। काजरी के वैज्ञानिक डेजर्ट को रोकने के लिए रात दिन काम करते हैं। अच्छा। डेजर्ट में कौन सी फसलें हो सकती है कम पानी में, कम समय में, और कौन से पौधे हैं जो इनको लगा के वो अपने सैंड ड्यून को बांध कर वहाँ रोक सके, जिससे रेगिस्तान नहीं बढ़े। इस तरीके के तमाम तरीके के काजरी के वैज्ञानिक काम करते हैं। वहाँ जो वैज्ञानिकों की पोस्टें होती है, अपने जिलों में, हर जिले में एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बना हुआ है। अच्छा। अपने भी बीकानेर रोड पे देखा जाए तो गुगड़ाव के पास में बिल्कुल है कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर के नाम से बना हुआ है। बिल्कुल है। वहाँ आप देखो वहाँ पे भी जो आपके कृषि वैज्ञानिक जो लगते हैं जी, वो MSc AG वाले, अच्छा, PhD वाले, एग्रीकल्चर के पढ़े हुए विद्यार्थी, एग्रीकल्चर से उच्च शिक्षित विद्यार्थी वहाँ जा सकता है। अच्छा। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एग्रीकल्चर पर्याप्त स्कोप है एक तरह से, बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी सीटें जेट में देखा जाए तो 4500 है जी, 45 कॉलेजों में और 5 यूनिवर्सिटीज मिलकर 4500 विद्यार्थियों को BSc एग्रीकल्चर कराता है, तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। इतने तमाम सेक्टर में बच्चे अपनी सेवाएं दे सकता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है। अच्छा। जो साहब लाखों रुपए का पैकेज देके बच्चों को, एग्रीकल्चर के बच्चों को ले जाती है। साहब कहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, अगर अच्छा कोई टैलेंट है उसमें मार्केटिंग का वो कर सकता है, बोल सकता है, आपकी तरह अगर इंटेलिजेंट है तो वो 15 लाख 20 लाख रुपए वैसे पैकेज के रूप में कमा सकता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा स्कोप है, कोई कमी नहीं है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शंकर जी सियाग साहब। और अब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अपना ग्राम विकास चैनल है, गाँव के लोगों तक जाएगी ये बातें, बिल्कुल, तो जो अपना कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनके मुख्य रूप से क्या काम होते हैं और किस प्रकार से वो किसान उनसे मदद ले सकते हैं? पुखराज जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि भाई किसानों से जुड़ा हुआ सवाल जी पूछा है कि कृषि पर्यवेक्षक और जो सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, हमारा फील्ड स्टाफ है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ बोलते हैं हमारी देश की विकास, क्योंकि सीधे जुड़े हुए हैं। तो उनका जो मुख्य काम है, एक तो मैं बता दूं कि किसानों को जागरूक करना जी, कि साहब आप एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी को नवाचार करिए जी, और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पुराने इनोवेट जो अपने किसान परंपरागत खेती करते हैं उसको भी छोड़े नहीं। उनमें जो अच्छी चीजें हैं उन तमाम अच्छी चीजों को नई टेक्नोलॉजी के साथ एक तालमेल बिठा करके, हाँ, खेती को आगे बढ़ाए, ताकि इससे दोहरा फायदा हो। एक तो अपना उत्पादन जो सस्टेन है वो बराबर रहे, कम नहीं हो, बढ़ता रहे, किसान को इनकम मिलती रहे। और दूसरा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपन जो ये भूमि है, इसको अगर नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो जमीन प्रदूषित होगी,
होगी, बिल्कुल। कई केमिकल काम में लेंगे, अपन फर्टिलाइजर काम में लेंगे। तो पुरानी टेक्नोलॉजी को और पुरानी जो किसान की जो IT के है, जिनको अपन इंडिजिनियस नॉलेज बोलते हैं, पुराना गाँव का नॉलेज, और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के करेंगे तो भूमि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन सुरक्षित छोड़ सकते हैं। इसको भी सुरक्षित रखना अपना दायित्व है, नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी अपने को गाड़ियां देगी, जमीन को बंजर बना के छोड़ के, जहरीली करके छोड़ के, और उसके अनेकों रोग जो पैदा होते हैं, रोग है, कई है, रेजिस्टेंट पावर कम होता है, किसान जहर खा रहा है, लोग भी जहर खा रहे हैं, क्योंकि अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उत्पादन लेने के चक्कर में। तो उसके बारे में भी जागरूक करने की जरूरत है। दूसरा जो पुखराज जी आपने, मैं बताऊं जो महत्वपूर्ण चीज़ है किसान की, राज्य सरकार और भारत सरकार कई तरीके की योजनाएं किसानों के लिए बहुत चलाती है। इतनी सारी योजनाएं आती है जिनकी किसानों तक वो जानकारी नहीं पाती है, पता नहीं होता है। तो मैं आपको इस बारे में धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि किसानों को इन तमाम तरीके की योजनाओं की जानकारी मिलेगी जो किसानों के अपना सीधे जुड़ सकते हैं, अपना फायदा ले सकते हैं। उनमें से योजना तो बहुत सारी है, लेकिन किसान डायरेक्ट बेनिफिट जिन योजनाओं का ले सकता है उनका अपना आज यहाँ जिक्र करेंगे। 3-4 जो योजना है जिनका किसान अपने यहाँ उपयोग कर सकता है जी। उनमें एक महत्वपूर्ण है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अच्छा, जिसको अपन देखते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं जी। ये आज से 5-6 साल पहले अपने हिंदुस्तान पूरे में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी जी। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में क्या होता है कि अपने अगर कोई बीमार पड़ते हैं, अपनी जांच कराने के लिए अपन जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी तमाम तरीके की जांच कराते हैं, 5,000 रुपये खर्च करते हैं, 10,000 करते हैं, बिल्कुल। और ये भूमि जो अपनी माँ है, जो अपना पेट भरती है, इसकी जाँच 5,000 में नहीं, मात्र 5 रुपये में होती है। गवर्नमेंट फ्री भी करती है। अच्छा, 5 रुपये की रसीद करती है, 5 रुपये में तमाम भूमि की जांच करके और आपको भूमि की जो स्वास्थ्य की जानकारी है वो दे देगी। भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है जी, इस भूमि में कौन कौन सी फसलें हो सकती है, और अगर फसलें हैं तो फसलों में कौन सी वेरायटी जिस पर्टिकुलर गाँव के लिए ज्यादा। हाँ, कई बार वेरायटी अपन दूसरी ले आते हैं, होती नहीं है, फिर अपन ले आते हैं। कई बार लोग बाग देखते हैं जो क्ले सॉइल में जो मूंग होते हैं उसकी लाके अपन सैंडी सॉइल में कर देते हैं, तो वो उत्पादन इतना नहीं दे पाता है। सैंडी सॉइल की वेरायटी वहाँ ले जाके देते तो वहाँ उतना नहीं दे पाते, तो अपने किसान फिर परेशान हो जाता है। फिर ये सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से होगा। अच्छा, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक पुखराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका नमूना लेने का तरीका है ना जी, वो प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, खेत का नमूना किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपना खेत है, उस खेत को 9 भागों में, 2 से 12 भागों में बांट ले। बांटने का मतलब कुछ नहीं करना है, खेत में आया जो खेत की सीम है, मार्ट है, जिसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन अपन, बाउंड्री से वो 5-7 मीटर जगह छोड़ दे। अच्छा, और चारों ओर से, और फिर खेत को बराबर 4 भागों में बांट ले। अच्छा, जैसे ये खेत एक उसने ले लिया कि 20 मीटर आंतरे या 50 मीटर दूर पे या यहाँ से उसने ले लिया, अगला भी उसी दूरी पे एक नमूना लिया, अगला उसी से खेत में 4 जगह बांट। छोटा खेत है तो दूरी कम कर लो, बड़ा है तो दूरी बढ़ा लो, फिर बीच में से आ गया और फिर उस दूसरी बाउंड्री की तरफ चला गया जी, पर बाउंड्री के ऊपर नहीं। इस नमूने के दौरान 2-3 चीजों को ध्यान रखना होगा। एक तो पेड़ के नीचे जो प्लांट कैनोपी है, प्लांट कैनोपी अपन बोलते हैं कि ये पेड़ है अपना, पेड़ की जो छाया जहाँ नीचे पड़ती है, अच्छा, वहाँ पे क्या है कि जमीन ऑलरेडी न्यूट्रिटिव होती है। हाँ, तो क्योंकि खेजड़ियों की पत्तियों से लौंग गिरता है, बिल्कुल, और लौंग आपको ये पता है कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, जानवरों को अपन खिलाते हैं। और अपन ये भी कहते हैं कि अपनी विज्ञान कहती है कि खेजड़ियों की लौंग में जो है, इनकी पत्तियों में 15% प्रोटीन होता है। अच्छा, और प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का 2.5 गुना ज्यादा होता है, तो लगभग 6.25% नाइट्रोजन इन पत्तियों में होता है। अच्छा, और जहाँ पेड़ के नीचे ये कैनोपी के नीचे गिरेगी तो इन पत्तियों के माध्यम से यहाँ पे नाइट्रोजन 6.25% ऑटोमेटिक जमीन को मिलेगा जी। दूसरा, खेजड़ियों की जड़ों में क्या होता है कि अपने को पता है कि बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम के, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो यहाँ से भूमि का नमूना नहीं ले। अच्छा, पेड़ के नीचे से नहीं ले, क्योंकि वो तो उपजाऊ आएगी। हाँ, बिल्कुल उपजाऊ आएगी। हाँ, वो उपजाऊ उसकी जांच कराने की जरूरत नहीं है। खेजड़ी के नीचे अपन ने देखा होगा फसलें ऑलरेडी बढ़िया होती है, बिल्कुल। और तीसरी अपन चीज देखें नमूने की, तो नमूना जैसे कि यहाँ मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये जो कचरा है इसको ऊपर से हल्का हल्का अपन ने हटा लिया ऊपर से, ताकि ये खेजड़ी के नीचे नहीं, आम खेत की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से हटाया ताकि कंकड़ पत्थर ऊपर में से हट जाए जी। कंकड़ पत्थर हटाने के बाद में वो जितनी झड़ जाती है अपने खेत में जमीन की, जैसे गुआर की सबसे ज्यादा जाती है। अच्छा, तो लगभग वो ले ले 1 फीट के आसपास। अच्छा, अपना मेजरमेंट ले ले, किसान जानता है कितनी गहराई तक झड़ जाती है, कितनी उसकी निराई गुड़ाई तक करते हैं, तो अपन डिश निकाल लगाते हैं, तई लगाते हैं, तो कितनी गहराई, वहाँ गहराई तक नमूना लेना है। उसके लिए वो एक अगर आता है, जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं लोहे की पाइप। अच्छा, जो अपने नोजल फुहारे वाली जो पाइपें होती है। अच्छा, या जैसे अपने घरों में पहले अपन फूंक देने के लिए भोगली रखते हैं, जैसे जुगाड़ जिसको कहते हैं जी, वो ले ली। या जिसके गांव में हुड टूटा हुआ पड़ा है, हर घर में पाइप मिल जाती है, पाइप जैसा हर घर में मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल मिल जाती है। वो सबसे बेस्ट तरीका एक्यूरेट नमूना लेने का। अच्छा, वो और टाइम भी नहीं लगता उसमें। अच्छा,
नहीं तो क्या करेगा, वो वी आकार का खड्डा खोलेगा और ऊपर से मिट्टी लेगा, 9 जगह से लेगा, फिर वो 10-20 किलो मिट्टी इकट्ठी करेगा, फिर उसको 4 काट करेगा, कैसे करते करते काफी टाइम हो जाता है और नमूना भी एक्यूरेट नहीं आता, ले नहीं पाते इसमें वो क्या है, काम ज्यादा देकर वो असलाह कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने पास पाइप है तो अपन 10 मिनट में यहाँ से चाहे कितने बड़ा खेत नमूना ले सकते हैं, तो 10-20 मिनट वो दे सकता है। बिल्कुल। वो पाइप के बाहर एक मार्क करे अपना, अच्छा, जितनी गहराई तक, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ पाइप है, यहाँ एक मार्क कर लिया बाहर से, आपका जो चौक ले गया चौक से कर दिया, चौक को गीली करके कर दिया, वो मिटेगी नहीं। अच्छा। और वहाँ रखे और ऊपर से हल्की मारेगा तो वो जितनी जमीन जाएगा, देखा कि ये चौक यहाँ तक आ गई जमीन के बराबर जी, तो उसको वापस बाहर निकालो और अपने जो प्लास्टिक का टब होता है जी, उस टब में उसको टका के और मिट्टी को खाली कर लिया। अच्छा। इस तरीके से वो खेत की जो 10-12 जगह की जमीन है उसको खाली कर लिया। उसका नमूना 200-250 ग्राम होता है वो मिट्टी का, वो ऑटोमेटिक पूरी मिली हुई है, ऊपर से नीचे तक बराबर मात्रा मारनी चाहिए। वो नमूना ले, उसमें अपना पूरा खेत का विवरण लेके, विवरण मतलब उस किसान का नाम, पिता का नाम, जाति, गाँव, ये लिखने के बाद में अगर वो चाहे तो अपना नाम लिखे, एक से ज्यादा खेत है तो अपना खेत का आइडेंटिफाई के लिए नाम लिख ले कि भाई वो निमड़ालो खेत है, वो रोहिडालो खेत है, डेयरी है, वो दड़ो, तो किसान ने जान रहे मिट्टी की जांच आएगी तो उसको लिखा होगा कि ये वो खेत है, उसको पता चले मेरी ये जांच उस खेत की है, ताकि प्रोपरेशन एक 3 खेतों के नमूने लेकर इधर एक दूसरे में मिक्सअप हो। वो नमूना ले अपने कृषि प्रयोगशाला को दे, कृषि प्रयोगशाला उसकी जांच करा के लाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर गांव में कृषि प्रयोगशाला को देना है और नहीं है तो आप हमारे पास नागौर जिला मुख्यालय पे वहाँ पहुँचा, हाँ, किसान लेके आ जाएगा, आता है मंडी में, जैसे अपन बीमार होते जाते हैं तो अपनी मिट्टी और भूमि को, और अपन तो 1000 रुपए खर्च करते हैं। और मैं बताऊं पुखराज जी, ये 5 रुपए में उसकी पूरी स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी जी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू की जिसमें किसानों को भाई बहुत बड़ा फायदा, अपना पैसा बचा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। दूसरी जो योजना मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो डायरेक्ट किसानों के बेनिफिट से जुड़ी हुई है, उनमें 3-4 योजनाएं हैं जो जल बचत की है, उन पे फोकस करूंगा, जो सीधा फायदा ले सकता है। अभी आपके जो आसपास का एरिया है जो ट्यूबवेल से सिंचित बेल्ट है, बिल्कुल उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो पानी जल बचत की जो स्कीम है जल हौज। अच्छा। अगर किसान 30 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा और 6 फुट गहरा जी अपना, जिसे कहते हैं पानी को कोठा जल हौज वो बनाता है जी, तो अपना विभाग उसको 90,000 रुपए की सब्सिडी देता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर कोई ट्यूबवेल नहीं, इसमें फिर कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी किसान, वो तमाम किसान आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई जाति नहीं है जी। किसान की जाति सिर्फ किसान है, तो पुखराज जी उसमें वो तमाम किसान आवेदन कर सकते हैं कि जिनके पास सिंचाई का स्रोत हो। अच्छा, सिंचाई का स्रोत होना चाहिए। भाई ट्यूबवेल है, हाँ, जो है उसको पानी क्योंकि आजकल पानी कम पड़ रहा है, लाइटें आ रही है जा रही है, पानी खेत में पहुंचा नहीं, परेशानी रहती है, बिल्कुल सही तो पानी रास्ते में वेस्टेज होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर जितनी लाइट आ रही है कोटे में अपने पानी चलेगा 4 घंटे 5 घंटे, वो 2 लाख लीटर की क्षमता का पानी, बहुत पानी आता है उसमें जी, पानी की खूब आ जाता है, उसके लिए 2 लाख लीटर पानी का, और उसमें 90,000 लगभग लगते होंगे, उतनी 100% सब्सिडी मिल रही है लगभग। अगर नहीं, मैं बताऊं पुखराज जी, 1.25-1.5 लाख रुपए लगते हैं, अगर घर का ट्रैक्टर है, लेबर है तो वो बना लेता है, मतलब बना लेता है, 90,000 में हो जाता है, और बहुत बढ़िया है। और ये एक ऐसा महकमा है कि किसान को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 90,000 रुपए भारत सरकार, राज्य सरकार जी, गवर्नमेंट जो राज्य सरकार इनको देती है, वो 90,000 किसान के खाते में आएंगे, 90 पैसे ही खर्च नहीं होंगे। अच्छा, और कहीं कोई रिश्वत वगैरह कहीं नहीं है हमारे विभाग में। आपको देखा होगा कि कृषि प्रयोगशाला से लेकर डिप्टी डायरेक्टर तक आप किसी से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं जी, कोई किसान जुड़ सकता है, कोई किसान, और वो तत्पर भी रहते हैं, ऐसा भी देखा मैंने। और 24 घंटे हम लोग तैयार हैं किसान के लिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि शनिवार है या इतवार है, दूसरा ये कह देता है साहब छुट्टी है, हम लोग रात को भी फोन कर दिया तो कोशिश करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान। बिल्कुल, क्योंकि किसान के तो कई तरीके की आपदाओं से घिरा हुआ है, उसको तो पता नहीं आज छुट्टी है कि नहीं, वो तो बेचारा फोन करेगा, उनको जानकारी नहीं होती। और दूसरा, दोनों योजना साथ बताऊं ताकि उसके आवेदन की प्रक्रिया एक साथ बता सकूं। बिल्कुल। दूसरी, कोटे के अलावा जो जिनके पास ट्यूबवेल नहीं, वो के साथ मैं करा सकता हूँ, तो वो फार्म पौंड करा सकता है। ट्यूबवेल नहीं है वो, मतलब अच्छा, फार्म पौंड करवा सकता है। खेत का पानी खेत में रुक जाए, जो पानी चल के बाहर, जिसके पानी इकट्ठा होता है खेत में जी, उसका फायदा है कि एक तो उसकी फसल नहीं गलेगी जी, हाँ, वो वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा, वो पानी उस खेत का एक उस डिग्गी में इकट्ठा हो जाएगा जी, खेत तलाई में। बिल्कुल। तो अपन कहते हैं कि लाइफ सेविंग, अपने बिडेरा कहता है कि एक बरसात और होती है जमाना हो जाता है, हर बार यही रहता है, हर बार कहते तो वो भी की उम्र पार आगे जाता है, बरसात हुए भी वो जमानो बस पूरा होता है, वो सपना पूरा नहीं होता, लेकिन वो उम्मीदें उसकी इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है, इतना मजबूत होता है कि उस उम्मीदों के सारे वो अपनी उम्र निकाल लेता है। अच्छा, किसान से मजबूत कोई है नहीं। हाँ, बिल्कुल, अपन जानते हैं उस उम्मीदों के सारे वो टिका रहता है। लेकिन अपन विभाग, सरकार किसान की उस उम्मीद को पूरा करने के लिए खेत तलाई की योजना लेके आई है। अच्छा, इस योजना के माध्यम से उस तलाई का आकार ये रहेगा कि 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई। इससे बड़ी किसान अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है, खेत बड़ा है तो वो। लेकिन सरकार इतनी दे रही है, 20 बाई 20 इंटू 3 मीटर अगर इस तरीके की वो खेत तलाई बनाता तो उसमें 12 लाख लीटर पानी की आ जाता है। अच्छा, उसमें अगर उस साल उसके खरीफ में
पानी भगवान ने पर्याप्त वर्षा कर दी, उससे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं हुई, तो रबी में उस पानी से वो अपनी 2 हेक्टेयर जमीन में जीरे की पैदा ले सकता है आराम से, क्योंकि 12 लाख लीटर पानी में जीरे की फसल में 3 से 4 सिंचाई आराम से वो कर लेगा 2 हेक्टेयर जमीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने को पता है जीरे में कम पानी चाहिए। बिल्कुल सही बात और है। कम पानी के लिए 4 और वैसे बरसात होती रहती है, ऐसा भी नहीं होती है। रहती है। हाँ बिल्कुल। तो उससे ये उसको फायदा, मीठे पानी का जीरा भी साहब 2 कुंटल 3 कुंटल 2.5 कुंटल तक हो जाता है। बिल्कुल उत्पादन जितनी पैदा ट्यूबवेल वाला 40 बीघे में लेगा, खेतलाई वाला 10-12 बीघे में ले लेगा। बिल्कुल सर। तो ये भी उसके लिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छी। अब इन दोनों चीजों में वो आवेदन कैसे करें जी? वो ई मित्र पे जाए, अच्छा, और उसको जाके ई मित्र वाले को बोले कि भैया मुझे कृषि विभाग में फार्म पौंड या जलौज के लिए आवेदन करना है। अच्छा। तो वो खोलते ही, कृषि विभाग की साइट खोलते ही अगर फार्म पौंड लेके आएगा तो फार्म पौंड खुल जाएगा जी। जलौज का करना है तो उसके जलौज का खोल के बता देगा जी। वो आवेदन है, उसमें एक आवेदन पत्र है। अच्छा। उसके नीचे एक उपादेयता प्रमाण पत्र है, एक भौतिक सत्यापन है जी। और फिर जी 118 वगैरह वो सारे प्रपत्र उसमें आ जाते हैं जी। तो उसमें जो जरूरी है वो भर के और उसको ऑनलाइन सबमिट कराए। तो उसके साथ में उसके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, अच्छा, जैसे उसका आधार कार्ड है, उसकी जमाबंदी की नकल, नक्शा, अच्छा, वो है, उसकी बैंक की पासबुक है, वो चीजें साथ लेके जाए ताकि वो स्कैन कराए। अच्छा। और ई मित्र पे। हाँ, और वो प्रिंट की हार्ड कॉपी ले ले जी। प्रिंट की हार्ड कॉपी के साथ जो डॉक्यूमेंट उसने वहाँ कराए उनकी फोटोकॉपी अपने साथ में प्रिंट निकला के साथ लगा ले जी। और अपने पास रखे जी। वो हमारे पास आएगा, हमारे सहायक निर्देशक जो कार्यालय हैं मेड़ता और कुचामन सिटी, उनमें से जहाँ के लिए अगर यहाँ से अप्लाई कर रहा है जी। तो वहाँ हमारे ऑफिस में आ जाएगा, कहीं भी मेड़ता आ जाएगा या संबंधित विभाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से वहाँ अधिकारी निकालेंगे जी। उसका वेरिफिकेशन करने के लिए संबंधित कृषि प्रयोगशाला को देंगे जी। और वो कृषि प्रयोगशाला किसान के पास अपने पास आएगा। मतलब किसान को कहीं नहीं जाना है, ई मित्र जाना है, बस जाना है। और दोनों में से जिसका चाहिए फार्म पौंड या जलौज का जी, वो किसी का कराना चाहे, फुहारे का लेना चाहे या पाइपलाइन का लेना चाहे जी, किसी का भी आवेदन वहाँ कर सकता है। अच्छा। और उसके लिए आपको बता दूं कि आपको जलौज मैंने 90,000 की सब्सिडी बताई जी। फार्म पौंड अगर वो कच्चा कराना चाहता है जी तो उसको 62,500 रुपये गवर्नमेंट देगी। बहुत बढ़िया। 1-2 दिन में खुद जाता है, जैसे भी खोज जाती, कोई ज्यादा नहीं। अच्छा। अगर वो तिरपाल लगाना चाहता है कि साहब मेरे पानी है, जमीन में सोखता है, मेरे डिग्गी में पानी रहेगा नहीं जलौज में, इसमें फार्म पौंड में मैं तिरपाल लगा के प्लास्टिक लाइनिंग करना, तिरपाल आता है जी, वो लगा लेगा तो उसको 90,000 रुपये देंगे अपन। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये किसान के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी वो कह देगा साहब मैंने फार्म पौंड तो बना लिया, मैं इसे खेत में पानी पिलाऊं कैसे जी, आगे की भी चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल। तो वो अगर फुहारा या ड्रिप कोई लेना चाहता है अच्छा, तो उसमें भी सरकार अनुदान देती है नियम अनुसार। बहुत वो उसकी जमीन के अनुसार कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सारा मिलता है। अच्छा। और अपना छोटा सा पंप लगा ले, जनरेटर लगा ले, एक बार पैसे लगते हैं जी, और वो हमेशा उसकी खेती के लिए काम। वैसे भी किसान खूब मेहनत करता है, पैसे लगाता है, अगर थोड़ा सारा मिल जाए तो सारे से और अच्छा कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी योजना बताई। फिर वो कृषि अधिकारी पर्यवेक्षक के माध्यम से जांच होकर के फिर वो वेरीफाई हो जाता है। वो वापस आएगा, वो अपने कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, मौका देखेगा इन दोनों चीजों के लिए, फार्म पौंड और जलौज के लिए। वो बताएगा कि भाई फार्म पौंड बनाना है तो खेत की ढलान की जगह वहाँ पे है हाँ। तो वहाँ वो मार्क करेगा। अच्छा। बताएगा जी। और एक अपने हाथ से कच्चा नक्शा बना के ट्रेस नक्शा बनाएगा कि इस खेत में इस जगह फार्म पौंड बनाना है जी। वो ट्रेस करके किसान को देगा कि आपको यहाँ खुदवाना है। अच्छा। वहाँ से किसान को खड़ा करके एक फोटो लेगा, एक जियो टैगिंग कराएगा, फिर वापस जमा कराएगा। जमा कराते ही अपने उप कार्यालय से उसको प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। अच्छा। स्वीकृति जारी होते ही किसान वो खेतलाई खुदा लेगा जी। खुदा के उसके बिल बाउचर जमा करा देगा, साहब मैंने जेसीबी इतने घंटे चली, मैंने ट्रैक्टरों से ये मिट्टी मेरी मेड़ पे डलाई, इसके पैसे लगे, ये लगे, ऐसा करके वो बिल। अच्छा। वो हाँ, कच्चा बिल जमा करा दे। कोई नहीं, पक्का गाँव में कहाँ जाता है अपने को, हम भी चाहते हैं कि किसान बेचारा इधर उधर भटके नहीं, तो उसके लिए सरकार ने सुविधा कर रखी है वो जेसीबी के नंबर दे, ट्रैक्टरों के नंबर दे, और ताकि किसान को खाते में भुगतान हो जाए, किसान खाते में हो जाए। जैसे बिल वाउचर पहुंचेंगे तुरंत पहुंचेंगे, वो लिख देगा भी भुगतान मेरे द्वारा किया गया, वो पैसे किसान के खाते में। सुविधा कर रखी है कि अपने सीधा किसान के खाते में जाए ताकि कोई पैसे का लीकेज नहीं हो। अच्छा बिल्कुल। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लीकेज नहीं हो, सबका एक साथ जीव नहीं होता है, अपन देखते भी है। तो किसी के बस में अगर वो भी नहीं है कि कोई आज सुपरवाइजर को पैसे दे दिए तो वो ले जाके जाएगा कि साहब मेरा किराया लग गया, तो वो कहीं पे भी नहीं है, हालांकि ऐसा कोई है नहीं। तीसरी और चौथी जो योजना इसी संबंधित आपको बताया कि बात कर रहे थे कि भाई खेतलाई बना लिया, उसने जलौज बना लिया खेत में पिलाने के लिए, तो वो फुहारा या पाइपलाइन अगर एक खेत से दूसरे खेत में पाइपलाइन लगाता है कोई किसान, तो उसको अपनी सरकार 15,000 रुपए का अनुदान देती है। अच्छा। और फुहारा लगाता है तो उसमें भी 15,000 रुपए का अनुदान है। बहुत बढ़िया। तो ये वो योजनाएं है पुखराज जी, ये तो बहुत अच्छी योजना है जो जिससे किसान सीधा जुड़ सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर मतलब जैसे कितनी कोई आवेदन की लिमिट होती है साल भर में? कोई लिमिट नहीं, टारगेट फिक्स आते हैं। मैं आपको बता दूं, टारगेट फिक्स आते हैं, लेकिन
किसान चाहे तो ऑनलाइन करा सकता है, उसकी प्रायोरिटी जैसे जैसे ऑनलाइन की प्रायोरिटी के हिसाब से उसका नंबर आएगा। अगर फाइलें बढ़ गई, अगर 400 के टारगेट फार्म पाउंड के 900 आ गई तो ऊपर की 500 निकलेगी, अगले साल निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, वो निकलेगी, वो प्रायोरिटी में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसको यानी सब किसानों तक ये योजना पहुंच सकती है यदि वो चाहे तो। पहुंचेगी अगर किसान मतलब एक साल में नहीं तो अगले साल तो 100% सब्र हो सकता है, थोड़ा 2 महीने सब्र करना। हाँ, करना पड़ेगा, कन्फर्म पहुंचेगी साहब, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी योजना है साहब ये तो। और बाकी आपको पता ही है कि छोटी मोटी योजना है, जैसे नमसा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आपको चर्चा की थी, टिकाऊ खेती की संबंधित है। ये योजना है जो चुनिंदा गाँवों में चलती है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा PKVY जिसको परंपरागत कृषि विकास योजना अपन बोलते हैं। अच्छा। नागौर जिले के कई गाँवों में चलती है, लाडनू में चलती है, जाइल ब्लॉक में चलती है, अपने परबसर में थी, हो सकता है अगली बार इस योजना के अंतर्गत उसमें पुखराज जी क्या है कि किसानों को कहते हैं कि परंपरागत खेती, जैविक खेती करिए। अच्छा। जो जिसमें कि यूज ऑफ विदाउट केमिकल है, केमिकल का कोई उपयोग नहीं हो, किसी कीटनाशक का, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं हो, रासायनिक खाद का नहीं हो, सारा जैविक हो, खाद भी जैविक हो। उसके लिए अपन जैविक की वो वर्मी बेड बनवाते हैं, केंचू वगैरह देते हैं, वो अपनी जैविक खाद तैयार करे अपनी ओर से। हाँ, अपने विभाग जो 5,000 रुपये उसकी वो देता है, राशि देता है। इसके अलावा उसको गोबर वगैरह डालने के लिए 3,000 रुपये देता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की उस किसान को 10 से 15,000 रुपये का फायदा मिलता है। अच्छा। उससे वो किसान कर लेता है। और ये भी मित्र के माध्यम से होती है, पर इसके लिए ब्लॉक सिलेक्टेड होता है। अच्छा। तो हो सकता है कि अब की बार अपना ब्लॉक अगर सिलेक्शन हो गया, आपको जानकारी हो, किसानों को जानकारी हो, तो जल्दी जुट जाए। जी जी जी। तीसरा, एक पुखराज जी, ये योजनाओं की बात हुई, अपने बच्चों के स्कोप की बात की। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। जी। जिले के किसानों से मेरा निवेदन है कि इस बार टीडी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। बिल्कुल है। और किसानों के सहयोग, ये एक प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल है। एक आदमी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से लड़ सकते हैं, टीडी से मार नहीं सकते, लेकिन अपने से लड़ेंगे भी और मारेंगे भी। अच्छा। अगर किसानों का सहयोग रहा तो। किसानों को कहें, जहाँ भी टीडी रात को पड़ाव डालती है, अच्छा, किसान उस गांव के आसपास के गांवों के लोग, सारे किसान जुड़े, हमारे विभाग के साथ जुड़े। एक विभाग या 2 विभाग या 4 आदमी मिलकर इसको नहीं कर सकते। एक रात अगर गांव वाले मिलकर तो अपनी फसल को बचा सकते। जी बिल्कुल। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को जुड़ने का आपका चैनल आग्रह करे। मैं आग्रह करूंगा किसानों से, ताकि वो लोग उनकी फसलों की और हमारी मदद करे इसके माध्यम से। जी। जुड़े, जहाँ भी टिड्डी पड़ाव डालती है, टिड्डी आती है, उसकी सूचना दे, क्योंकि अभी जो टिड्डियाँ आ रही है मौसम में जो भी आएगी, पीले कलर की आएगी, और पीले कलर की आएगी तो ब्रीडिंग करके बारिश होती है, अंडे भी देगी। जी। और एक टिड्डी आपको पता है कि अपनी लाइफ में 3 बार अंडे देती है। एक बार में 80 से 120 अंडे देती है। जी जी। तो 300-400 गुना संख्या बढ़ गई तो अपने काबू में नहीं। कितना भी अपन चाहें तो भी उसको एकदम अचानक नियंत्रण में नहीं ला सकते। बिल्कुल। और उसके लिए अपने को एक सामूहिक मास अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल, आंदोलन की जरूरत है एक तरह से। बिल्कुल। जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे, गांव में 1-2 बार आ जाएगी, 1-2 बार गांव वाले मेहनत करके एक रात अपना सहयोग कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसको अपन रात को ही मार सकते हैं, दिन में मार नहीं सकते, उड़ती है। तो मतलब उसके लिए फिर वो किसान क्या करे? मतलब हाँ, दिन में फसल बचाने के लिए किसान को 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। जी। जैसे कि उसको जो परंपरागत तरीके हैं, पहले कहते हैं कि आवाज करते थे, ढोल है, थाली है, बर्तन है, वो आवाज करके उड़ा सकते हैं। उससे भी नहीं करके अपन खेत की माट पे जो कचरा है पुराना पड़ा है, उस कचरे को अभी नहीं जला के खेत की जो मेड़ है, मेड़ पे डाल दे। अच्छा। 2-3 जगह टिड्डी यहाँ अपने 2 साइड से आएगी, और मोस्टली पश्चिम वाली मेड़ से आएगी, साइड से आएगी, तो पश्चिम की मेड़ पे 2-3 जगह कचरा डाल दे। अच्छा। और जैसे ही टिड्डी की सूचना मिल जाती है, आजकल अपने पास मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत आगे। हाँ, जैसे कि आपके पीछे वाले गांव में बावड़ा में टिड्डी आ गई तो पता चलता था कि साहब बावड़ा में टिड्डी आ गई तो संजू में आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजू का जो किसान है, वहाँ पे जैसे ही पता चले कि टिड्डी यहाँ आ रही, तो अपने खेत की जो मेड़ पे कचरा डाला उसका धुआं करते हैं। अच्छा। धुएं को देख के जैसे ही धुआं वो आएगी, तब 1 किलोमीटर टिड्डी आएगी, तब तक अगले आधा घंटे में धुआं उसके खेत में छा जाएगा। अच्छा। उस धुएं से वो टिड्डी वहाँ नहीं रुकेगी। अच्छा, वहाँ रुकेगी भी नहीं। तो वो भी एक उसका बचाव का बहुत अच्छा माध्यम है, अपनी फसल को बचा सकता है। और आगे चलेगी टिड्डी तो अगर हवा ने दिशा नहीं पलटी तो टिड्डी लौट के नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और हवा फिर गई तो वो अलग बात है, लेकिन उस दिन तो वो बचा ही सकता है। बिल्कुल। और शाम को जहाँ बैठेगी, रात को अपन सब मिलकर। और टिड्डी नियंत्रण दल जो अपना बना हुआ है, महकमा बना हुआ है, उसका फिर क्या योगदान है इसमें? देखो पुखराज जी, ये अपने जिले में आपको बता दूं कि 8 मई को पहली बार टिड्डी ने प्रवेश किया था राजस्थान के नागौर जिले में। जी। और टिड्डियाँ 3 प्रकार की है। जी। टिड्डी का टाइप तो बहुत है, पर हिंदुस्तान में 3 प्रकार की टिड्डियों का अटैक होता है। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम ले लूँ। हाँ बिल्कुल, लो आराम से। तो अपने हिंदुस्तान में 3 प्रकार की टिड्डियों का प्रवेश होता है। जी। सबसे पहली जिसको अपन रेगिस्तानी टिड्डी बोलते हैं, जी, जो ईरान, इराक और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। और रेगिस्तानी टिड्डी को आप जानते हो कि शिष्टोस्तर का गिरगेरिया के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा। आप तो खुद शिक्षक हैं। जी। और ये टिड्डी हिंदुस्तान की 3 स्टेट में अटैक करती है, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात। और सबसे ज़्यादा जो अटैक का एरिया है वो राजस्थान रहता है। और इस बार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर टिड्डी का अटैक रहा तो नागौर जिले में रहा है 8 मई से आज। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो नंबर है अपन देखते हैं कि जो टिड्डी जिसको अपन माइग्रेटरी टिड्डी बोलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है लोकस्ट का जो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट बन रहा है जी, वहाँ क्या है विंटर में टिड्डी ब्रीडिंग करती है। अच्छा। वहाँ से जो स्वाम तैयार होते हैं वो महासागर के रास्ते समुद्र के ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना होती है। अच्छा। इसमें कहीं पड़ाव की जरूरत नहीं होती, सीधी आके अपने हिंदुस्तान में गुजरात और बॉम्बे के बीच में पड़ाव डालती है। हाँ। अच्छा। जिसको अपन माइग्रेटिया लोकस्टा के नाम से जानते हैं। अच्छा। तीसरा जो प्रकार है वो बॉम्बे से आगे जाती है, जिसको पतंगा सक्स्टाटा के नाम से अपन लोग उसको जानते हैं। अच्छा। अब टिड्डियाँ जो अभी पिछले मई में अपने जिले में 8 मई को शुरू हुई और 8 मई से लेके आज दिनांक तक मैं बताऊं पुखराज जी अपने जिले में 43 से ज्यादा टिड्डी दलों ने हमला किया है। और अपने जिले में उस तारीख से लेकर आज तक हर स्टेशन में अपने उससे पहले पता चल गया फरवरी में अपन को अपने टीमें बना ली प्रशासन के साथ मिलकर। और अपने जिला कलेक्टर महोदय भी बहुत इस मामले में एक्टिव है। अच्छा। उन्होंने 8 तारीख को आया, तब 9 तारीख को ही जिले को एपिडेमिक घोषित कर दिया था। महामारी टिड्डी महामारी घोषित करके आपदा में ले लिया। आपदा में लेते ही जो पहले अपने टीमें बनाई तहसील स्तर की, जहाँ एक नोडल अधिकारी होता है, उसके नीचे 2 सब टीमें होती है। एक सर्वे का काम करती है, दूसरा उसमें नियंत्रण का काम करती है। सर्वे का काम करने के दौरान वो जहाँ टिड्डी जाती है दिन में रात को पड़ाव डालती है। वहाँ 8 बजे अगर पड़ाव डाली सांझों में डाल दिया तो पड़ाव का एरिया ट्रेस करेगी वो पूरी टीम। जी। उसमें राजस्व विभाग और पंचायत राज विभाग भी साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो सब उस समय वहाँ पहुँचे। अच्छा। तो वो रात को आसपास के किसान भी आ जाते हैं, सहयोग करते हैं जी। और किसानों को अपन समझाएंगे तो आएंगे भी, बिल्कुल आएंगे। वो 10 किलोमीटर में बैठी 8 में बैठी को दल छोटा बड़ा उसकी साइज भी नहीं, कई बार दल 10 किलोमीटर लंबा 4 किलोमीटर चौड़ा आ गया तो 40 स्क्वायर किलोमीटर में टिड्डी फैलती है। बिल्कुल। तो उस एरिया को अपन ट्रेक करते हैं। अच्छा। ट्रेस करते समय अपने को 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, उससे करना पड़ता है। और अपने को पता चलता है कि उस एरिया में जाके पता 4 किलोमीटर आगे पता यहाँ बहुत ज्यादा घनत्व में टिड्डियाँ बैठी है। टिड्डी अभी जो आ रही है वो पेड़ों के ऊपर बैठती रात। हाँ बिल्कुल बैठती। तो यहाँ नियंत्रण भी मुश्किल होता है। अच्छा। वहाँ पे नियंत्रण करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जो घनत्व वाला टिड्डी बैठने वाला एरिया है उसमें बीच में आई है या किसी साइड में, वहाँ से उसी 8 बजे के दौरान जो दूसरी टीम होगी वो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर केमिकल वगैरह की व्यवस्था करेगी। अच्छा, तुरंत। हाँ। और टिड्डी दल बड़ा है तो अपन रात्रि 11 बजे से ही नियंत्रण की कार्रवाई शुरू कर देते हैं वहाँ से। और कार्रवाई वहाँ से करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा टिड्डियाँ बैठी है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा मारेंगे ना। जी। तो अपन कहते हैं 100 एवरेज पेड़ों पे जहाँ टिड्डियाँ बैठी जहाँ 10, 20, 50, 100 बैठी उनको मारते मारते अपन सुबह तक यहाँ पहुँचे और यहाँ पता चलता है कि इन पेड़ों पर यार लाखों संख्या टिड्डियाँ बैठी है, इनके वजन से डाले टूट जाते हैं, इनकी टहनियाँ टूट जाती है। तो वहाँ अगर 10 पेड़ों पे अपन मारते तो अपनी पूरी रात का अपने को मेहनत का जो फल है यहाँ पर 1 घंटे में मिल जाता है। तो बिना कहते नहीं बिना तैयारी 10 घंटे काम करने की बजाय अच्छी रणनीति से अगर 1 घंटा काम किया जाए तो 10 घंटे का परिणाम अपने को 1 घंटे में मिल जाता है। तो रणनीति अपनी बढ़िया होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए जी। और इसकी नुकसान की जो अभी मैं बता दूं आपको, टिड्डी की जो अवस्था है, टिड्डी क्या है कि एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रकार का कीट है। कीटों में जो मेटामॉर्फोसिस जो रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है, वो 2 प्रकार का होता है, अपन जानते हैं जनरली। और एग्रीकल्चर वालों को तो अपन सब किसान एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं भाई, एजुकेशन से हो चाहे इससे हो, खेती तो करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अपने को जानकारी होनी चाहिए। कीटों में एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जी, और एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में वो कीट आते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा करता है। बिल्कुल। जैसे कि अवस्थाओं का मतलब मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण, एक काया का दूसरी काया में रूपांतरण, कायांतरण कहलाता है। जैसे कि अपनी काया तो जैसे पैदा होते हैं वैसी ही होती है जी, कोई फर्क नहीं, चेंज नहीं होता, वही कान नाक आंखें होती है, लेकिन कीट अपनी काया बदलता है जी। जैसे कि कंप्लीट में 4 अवस्थाएं में बताइए, तो पहली अवस्था उसकी एग जिसको अंडा बोलते हैं जी, अंडे से उसके लार्वा निकलता है जिसको लट बोलते हैं। तो सबसे नुकसान ही इसमें 4 अवस्थाओं में लट नुकसान करती है, बाकी 3 अवस्थाएं कोई नुकसान नहीं करती। बिल्कुल। लट के बाद में तीसरी अवस्था उसकी प्यूपा होती है, जिसको अपन बोलते हैं गिंडोड़ा या जो हाबुड़ो के हाबुड़ो कोई नुकसान कौन करे। लट के बाद में वो हाबुड़े में परिवर्तित हुई नहीं मारा। और चौथी उसी उसकी अडल्ट। अच्छा। अडल्ट में क्या होती है जिसको अपन तितली बोलते हैं जी, जो क्या काम करते हैं, जैसे पहली बारिश हुई उस दौरान ट्रैक्टर के सामने बहुत सारी वो मौत उड़ती है जी, वो देखते हैं, उससे क्या होता है वो अंडे देती है जी, अंडे देके उससे वापस उसकी वो जीवन चक्र लाइफ साइकिल चलता है। 4 अवस्थाओं में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला कीट अपना जीवन चक्र पूरा करता है जी। अब इन 4 के अलावा टिड्डी की बात करें अपन, जो महत्वपूर्ण अभी है
उनकी तो इसलिए जानकारी दी कि किसान को पता रहे ध्यान में ये रहे भी कि भाई लत है, इससे आगे ये चीज बढ़ेगी, ये बनेगी। हाँ, और पहले मारे उसकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। और इसको मारना, लट को मारना जरूरी है कि भाई यही नुकसान करती है। कई बार कहते हैं हमारे खेत में जूलिया बहुत बहुत, तो हम उसको कहते हैं भैया ये नुकसान नहीं करेंगे, इसको मत मार। ये तो कई बार मित्र कीट भी होते हैं। तो टिड्डी है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रकार का है, जिसका कायांतन है वो 3 प्रकार का होता है जी। ये जो कीट अपना जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा करते हैं जी। दूसरे प्रकार के जिनको अपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं जी। और वो 3 अवस्था होती है, उसका एक जिसको अंडा बोलते हैं जी, दूसरी जो उसको निम्फ को अपने मारवाड़ी में फाको जी, फाको है, हाँ, नुकसान बिल्कुल, और तीसरा अडल्ट। अच्छा। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिन कीटों में पाया जाता है उसमें नुकसान की अवस्थाएं 2 होती है पुखराज जी। कंप्लीट में 4 अवस्थाओं में जीवन पूरा करता है, लेकिन नुकसान की अवस्था एक ही होती है। अच्छा। इनकम्प्लीट में जीवन तो पूरा तो 3 अवस्थाओं में करता है, लेकिन 3 में से नुकसान की अवस्थाएं कितनी होती है? 2 होती है। 2, इसका मतलब ये ज्यादा घातक, उससे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और जब अंडा, आपको बता दूं कि टिड्डियां अंडा देगी उससे पहले पूरी की पूरी टिड्डियों का रंग है, अच्छा, वो पीले रंग का होगा। अच्छा। तो मैं आपको ये विस्तार से थोड़ा बता दूं कि टिड्डी जब अंडे देती है तो टिड्डी अपनी ब्रीडिंग साल में 3 बार करती है। अच्छा। हाँ, विंटर, स्प्रिंग और समर जी, 3 बार अंडे देती है। विंटर में टिड्डी अपनी ब्रीडिंग अफ्रीकन कंट्रीज में करती है जी। स्प्रिंग में टिड्डी अपनी ब्रीडिंग इराक, ईरान और पाकिस्तान के कुछ एरिया में करती है। अच्छा। और समर में ब्रीडिंग अभी जून जुलाई में जैसे ही बारिश हुई पहली, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो ब्रीडिंग करेगी और अंडे देगी वो। अच्छा। इसलिए इसकी साल में कितनी पीढ़ियां हो गई? 3 हो गई। 3 बार अंडे, तो जीवन काल हो गया लगभग 4 महीने का जी। अब वहाँ जो विंटर में ब्रीडिंग की वो करते करते स्प्रिंग तक आते आते टिड्डियाँ यहाँ तक पहुँच जाती, इराक, ईरान, पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अगली ब्रीडिंग करेगी वो स्प्रिंग की जी, वो करेगी वो भी जैसे अपने यहाँ आ रही है मई जून वाली जी। वो टिड्डियाँ मई में पहली बार आई है, और यहाँ अपन ने खात्मा नहीं किया, बॉर्डर पे खात्मा नहीं हुआ, तो जून जुलाई में जैसे ही पहली बारिश हुई, अभी हो ही रही है, होते ही वहाँ पे वो समर में अंडे देगी जी। और ये 3 पीढ़ियाँ होती है। इसके बाद में अपन मैं बताऊँ टिड्डी के जो नुकसान की अवस्थाएँ होती है, निम्फ के से पहले ही जो अपन मैं बताऊं कि अंदर से जो निम्फ निकलता है वो लाखों की संख्या में निकलता है साहब। अच्छा। मैं बताऊं कि टिड्डी जो अंडे है अपने जीवन काल में 3 बार देती है। अच्छा। एक लाइफ में 4 महीने के दौरान, और एक बार में वो 80 से 120 अंडे देती है। अच्छा। कोकून के रूप में अंडे देती है। 180 से 120 अंडे देती है, और वो लाइफ में 3 बार 3 कोकून देती है। कोकून का मतलब एक डिब्बा टाइप बनाती है, और जमीन में 6 इंच से लेके 1 फीट की गहराई तक वो अंडे देती है। अच्छा। इसका सिस्टम प्रकृति ने इतना मजबूत कर रखा है कि वो जब अंडे देगी, अगर कोई किसान कहता है बाहर हमने कल देखे बाहर भी अंडे दे दिए, उसको जगह नहीं मिली, नमी नहीं मिली, तो वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, पैदा उससे जीव नहीं निकलेगा। नमी में देती है, उसके ऊपर एक कोकून बना लेती है जो जिसको अपने कहते हैं हार्ड लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा करते हैं। और वो 7 से 10 दिन बाद में अंडों से क्या निकलता है? फाका, जिसको निम्फ बोलते हैं। हाँ हाँ। और वो सफेद रंग के होते हैं, उड़ते उड़ते निकलते हैं। उसको भी अपन खत्म करना चाहे तो उसको ट्रेंच के द्वारा खत्म करते हैं। किसान क्या करते हैं कि अपनी तेन ली और 1.5 फीट गहरी एक खाई खोद दी। अच्छा। वो खाई में आके गिरेंगे, वहाँ कोई पाउडर वगैरह डाला होगा तो गिरते ही वो मर जाएंगे। अच्छा। तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। और फिर निम्फ से जो अपने पास अभी पाकिस्तान में मई से जो टिड्डी आ रही है वो है अडल्ट। अच्छा। अडल्ट में यंग स्टेज की टिड्डियाँ जी। और यंग स्टेज को अपन इंसानों की भाषा में आपने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने भी साइको पढ़ी है, अपने शिक्षक मैं भी रहा हूँ, आप है। साइको का एक रूल है कि एडोलेंस स्टेज ऐसी है कि इट इज द एज ऑफ स्टॉर्म, तूफानों की अवस्था। तो जीवों में, कीटों में भी एक तूफान की अवस्था होती है, बहुत ज्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज्यादा घातक होती है जी। और इसका सेंसर इतना मजबूत होता है कि आसपास के जो छोटे दल है, अपने एक 14 तारीख को अल्तुआ, मकराना तहसील अल्तुआ में एक टिड्डी दल का नियंत्रण किया था। अच्छा। वो बड़ा दल था, 50% खत्म हुआ। अगला दूसरे दिन वो उड़ा। अच्छा। वहाँ से उड़ान भर के और परबर्स के रास्ते अजमेर से आगे ब्यावर में अच्छा एक टिड्डी दल पाली से आया। अच्छा। एक इधर से मेड़ता रिया के बॉर्डर से गया। तीनों टिड्डी दल वहाँ पर अगले दिन शाम को मिले। अच्छा। और मिलकर वो टिड्डी दल उससे नेक्स्ट डे एमपी में प्रवेश कर गया। अच्छा। और एमपी को क्रॉस करके विदर्भ, महाराष्ट्र तक पहुंच गया। अच्छा। तो पूरे हिंदुस्तान को घेर रही थी। बिल्कुल, बहुत घातक है। एक भाई बहुत खतरनाक मामला, बहुत खतरनाक है और ढंग से समझना चाहिए। और मई में जो टिड्डी आई वो गुलाबी कलर की थी जी। अच्छा। यंग स्टेज जो है वो गुलाबी कलर की है। अच्छा। गुलाबी कलर की टिड्डी अंडे नहीं देती है जी। किसानों को भी समझाएं, कई किसान हमें कहते साहब हमारे टिड्डी बेटी हमारा अंडो दे दी और फाको पैदा होगा। अच्छा। अभी क्या है कि खेतों में कसारियां बहुत हो गई। अच्छा। वो उड़ती है बैठती है। हाँ बिल्कुल। तो किसान फोन करते साहब मेरे ये फाका हो गया। कहते हैं भाई वो नहीं, वो कसारी वाला है, अभी बिल्डिंग का सीजन नहीं है यहाँ, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, टिड्डी नहीं है, वो फाका नहीं है। कहने साहब सेम, क्योंकि टिड्डी के जैसा ही होता है, छोटा है तो सोचता है। फिर आदमी नजर पड़ती है, रात को केवल बट डर है लाइट कलर के, कुछ नहीं, वो तो पत्थर निकले हुए हैं दीवार में। वही बात है उसकी। अब तो डर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है।
तो लेकिन अब डरने की जरूरत है, बारिश हो गई। अच्छा। बारिश होते ही गुलाबी कलर से टिड्डियों ने अपना रंग जो है पीले रंग में बदल दिया। अच्छा। और पीला बदलते ही अब जो बारिश जब भी होगी अपने, चाहे आज ही हो जाए जी, उससे अगले दिन ही अंडे देने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रीडिंग करके तो अभी तो बरसात हुई है इन दिनों में, तो हुई है, तो कई जगह ब्रीडिंग कर ली। अच्छा। ब्रीडिंग करके ब्रीडिंग के चौथे पांचवें दिन टिड्डी अंडा देने के लिए नीचे जमीन पे बैठेगी जी। अब वैसे पेड़ों से अगर टिड्डी रात को अंडे दे रही है वो तो मजबूरी में दे रही है, वो तो मजबूरी में दे रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जमीन पे जब अंडे देगी उसकी पॉपुलेशन बढ़ानी होगी तो वो जहाँ नमी वाला क्षेत्र है, बारिश हुई, वहाँ बैठेगी। अच्छा। और रेगिस्तानी मिट्टी की तरफ आएगी, अपने यहाँ दे सकती है जी। वहाँ अंडे देते समय वो क्या करेगी साहब, जमीन पे बैठेगी, उस दौरान मिनिमम 72 घंटे तक वो उसी जगह बैठी रहेगी। अच्छा। कम से कम यानी 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक बैठी रहे। तो अगर किसानों को पता चले कि यहाँ टिड्डियाँ खेत में बैठी उड़ नहीं रही है, अच्छा, तो वो हमारे विभाग को सूचना दे, राजस्व विभाग को दे जी, ताकि तुरंत उसको उस जगह अपना आराम से उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तुरंत। अगर खत्म नहीं किया तो अगले 3-4 दिन वो अंडे दे देगी, और दे देगी, और ज्यादा। और अंडे देने के 7 से 10 दिन बाद उससे वो निम फाका बाहर निकल जाएगा, बाहर तो काबू निकल होना जाएगा, बहुत मुश्किल और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पुखराज जी कह रहा हूँ कि किसानों से मेरा निवेदन है कि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारा सहयोग करे, खुद की फसलों को बचाए। नहीं तो इसके लिए कोई नियंत्रण कक्ष कोई बनाए हुए हैं? हाँ, अपने जिले में इसके लिए 4 नियंत्रण कक्ष बने हैं साहब जी। एक तो टिड्डी विभाग का खुद का अपना नियंत्रण कक्ष है, इनके पास स्टाफ नहीं है जी, लेकिन उनका नियंत्रण इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है कि टिड्डी दल की जो गाड़ियाँ है माइक्रोनियर है, हम करवाते हैं जी, लेकिन उसमें 96% मेलाथियान है साहब, जो मानव के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अच्छा। पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल बिल्कुल। कृषि भूमि में बॉर्डर पे उससे करा सकते हैं जी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आई, उनका सहयोग लेना पड़ा अपने को जी। और 3 जो नियंत्रण कक्ष अपने बनाया हुआ, एक नागौर में है जी, एक कुचामन में है और एक मेड़ता में। इसके अलावा हर एक तहसील मुख्यालय पर अपना नियंत्रण कक्ष बना हुआ है। अच्छा। हाँ, हर तहसील इस तरह हाँ, एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में है। अपने विभाग की तरफ से भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए, गजेटेड को बैठा रखा अपने। अच्छा। वहाँ भी आप किसी को सूचना कर सकते हैं। आप अपने सरपंच किसानों को कहे कि सरपंच महोदय को सूचित करें, वो भी अपने कृषि विभाग में दे सकता है। कृषि विभाग में देंगे। हाँ, हर किसी को जरूरत हो यूनिक, हर नियंत्रण कक्ष पे कहीं पे भी सूचना दे सकता है। और मैंने आपको बताया कि अभी टीम अपनी बहुत मजबूती से काम कर रही है। राजस्थान में नागौर जिले का अभी टिड्डी नियंत्रण में पिछले 35-40 दिन में सबसे टॉप पे काम चल रहा है। अच्छा, और हम ईमानदारी से साहब, आप कभी भी आके देखो, जहाँ जहाँ हमने नियंत्रण किया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई अधिकारी, कोई किसान आके हमारे काम की प्रत्यक्ष जाके देख सकता है कि इन गाँव में हमने नियंत्रण किया है। केमिकल की व्यवस्था पूरी है। अपनी KVSS और GSS जो क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ और जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उन पे अपना केमिकल उपलब्ध है। अच्छा। इसके अलावा आप जहाँ भी फोन करोगे अगले 1 घंटे में उसको केमिकल मिलेगा, लेकिन ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की व्यवस्था उस पर्टिकुलर पंचायत से किसान को करनी होगी। किसान कर देंगे, उसके लिए कोई ज्यादा है भी नहीं, करते भी गवर्नमेंट पैसे भी देती है, पैसे भी देती है। अच्छा, अगर वो पूरी रात करेगा तो उसको 2500 रुपए मिलेंगे। और दूसरी बात, अपने खेत में करना नियंत्रण तो खुद को करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार के पास संसाधन सीमित है साहब। बिल्कुल है, किसानों को अपने खुद के रिसोर्स काम में करने ही पड़ेंगे, लेने ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। तो सियाग साहब, आपसे मैं और जानना चाहूंगा, जो कृषि संयंत्र है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है या इसके अलावा है, तो इसके लिए भी कोई मतलब सरकारी योजना चल रही है क्या? ट्रैक्टर के ऊपर तो गवर्नमेंट की कोई योजना है अभी मैंने देखा कि कई व्हाट्सएप पे आते हैं साहब ट्रैक्टर पर। हाँ, ऐसा वो फेक न्यूज है। किसानों से मेरा निवेदन है कि उनसे सावधान रहे, क्योंकि वो पता नहीं ऐसी कोई सब्सिडी ट्रैक्टर पर गवर्नमेंट की नहीं दे रही है। मेरी जानकारी में जी आज तक अभी फिलहाल तक कोई योजना नहीं है। और इस योजना का अपन चाहे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। जो ट्रैक्टर रख रहे हैं वो रख रहे हैं। कोई गरीब बेचारा ट्रैक्टर लाएगा तो ब्याज भर के और जमीन बेच के खराब होगा। हाँ, और ज्यादा होगा। नहीं तो उसका दूसरे को उपयोग कर सकता है। आज होता ही है, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जरूर है। अच्छा। अगर किसान भाई कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहे जी, तो अपनी गवर्नमेंट 15,000 या उसकी लागत का 50% जो भी है उन दोनों में जो कम हो वो देती है। अगर चाहे वो सीड ड्रिल लेना चाहे जी, या वो रोटावेटर लेना चाहे, या वो थ्रेशर लेना चाहे, कोई भी उन्नत जो कृषि यंत्र लेना चाहे जी, तो उसको उसके ऊपर सब्सिडी है। उसके लिए उसको वही प्रक्रिया जो मैंने आपको ई-मित्र जाए अपना फार्म अपलोड कराए, उससे पहले उसको एक कोटेशन लेना पड़ेगा फर्म से। अच्छा। कि भाई इसकी फर्म देगी कि ये रेट का है और वो कहेगा मैं खरीदना चाहता हूँ जी। तो जैसे ही कोटेशन सही तो ई-मित्र फार्म अपलोड कराएगा जी, हमारे ऑफिस में आएगा, हम उसको प्रशासनिक स्वीकृति देंगे जी, और देते ही वो अपना खरीद के लाकर बिल सबमिट करेगा, उसके खाते में उसका भुगतान आ जाएगा। कोई उसके लिए आधार कार्ड, उसका बैंक पासबुक, अच्छा वो सब डॉक्यूमेंट्स, हाँ, जो कॉमन आपको बताया। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मतलब किसान क्या होता है जैविक कृषि की ओर बहुत ऐसा डर के और बढ़ता है, मतलब जाता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता है, और वो सोचता है भाई मेरे तो कम से कम ज्यादा पैदावार हो, मतलब अधिक से अधिक पैदावार ले लूं मैं तो। आर्थिक युग है, आर्थिक युग है, तो उस दोनों इस सिचुएशन
में, इस परिस्थिति में किसान को क्या करना चाहिए या आपका क्या संदेश है किसानों के लिए भाई वो कैसे आर्थिक लाभ को भी बराबर मेंटेन रखे और जैविक कृषि की ओर भी बढ़े? उसके बारे में पुखराज जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जी। एक 2000 के आसपास अपने देश में एक दुनिया की वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में जी। वहाँ पर एक थियोडोर सुलम नाम का वैज्ञानिक आया था जी, और वो उसने भारत के गाँव में भ्रमण किया जी, और भ्रमण करके उससे सम्मेलन से पहले भ्रमण करके उसने ये बताया जी, या उसका कोई शोध होगा जी जी, उसने बताया कि भारतीय किसान आज से नहीं, आज से 10,000 साल पहले से अच्छा वैज्ञानिक की भांति चिंतन करते आए हैं और करते हैं। बिल्कुल अनपढ़ जरूर है लेकिन वैज्ञानिक से कम नहीं है, उनका चिंतन वैज्ञानिक से कम नहीं है जी। जब एक विदेशी वैज्ञानिक ने हिंदुस्तान के किसान को वैज्ञानिक के बराबर समझा तो अपन भी उसको कम नहीं समझ सकते। मैं तो मानता हूँ किसान अपन से कई गुण ज्यादा होशियार है, उसकी आईक्यू तेज है, उसकी टेंडेंसी तेज है, उसको पता है कि मेरी पीढ़ी के लिए मैं जेर छोड़ रहा हूँ, उसको पता है खुद के लिए वो जैविक खेती करता है 2 बीघे 4 बीघे में। लेकिन मेरा आग्रह किसानों से निवेदन है कि अपना अनाज मेंटेन रहे, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि कई बार अति खराब होती है, अपन ज्यादा उत्पादन केमिकल का प्रयोग करेंगे। पंजाब के अंदर जो स्थिति हुई, हाँ, जो पंजाब में जो कैंसर की ट्रेनें आज आ रही है, ट्रेनों को कैंसर की ट्रेन के नाम से जानने लगे, ऐसी स्थिति अपने यहाँ नहीं आ जाए। और आपका अपना जो ये बेल्ट है सांझू के आसपास का, तो विशेष तौर से मैं बताऊं पुखराज जी, वास्तव में वो स्थिति आने वाली है। अच्छा, अपने को मंजर है, केमिकल बहुत ज्यादा लोग डाल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ भी कैंसर के मरीज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। वो जो थियोडोर सुलम वाली बात को ध्यान में रखे, अपने जो बुजुर्गों का नॉलेज है आईटी के, जिसको अपन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज के नाम से जानते हैं विज्ञान की भाषा में, उस आईटी के को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेट करें। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपन ये नहीं कर सकते कि एकदम उसको बंद करें, हाँ, एकदम बंद नहीं करें, कतई नहीं करें, इसको मेंटेन रखें, उसके साथ इसका प्रयोग करें, जैविक खाद डाले रासायनिक के साथ। जो रासायनिक खाद खेत में 4 कट्टे डाल रहा है वो 2 ये डाले, 2 ये डाले, ताकि उसका उत्पादन मेंटेन रहे। और धीरे धीरे भाई नशेड़ी आदमी को एकदम अपना नशा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं जी। बिल्कुल, 4 टाइम चाय पीने वाला 3 करेगा, 2 करेगा, बिल्कुल उससे कर सकता है। वही बात इस जमीन को नशा हो गया, नशा भी हो गया, नशा हो गया। ये सुसुप्त अवस्था में जिस आदमी को अमल खाने वाले को अफीम नहीं मिलेगा तो सुसुप्त पड़ा रहेगा, उसको उठाने के लिए थोड़ा ही दो देना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ समय के लिए इस जमीन को आप केमिकल जो रासायनिक खाद है उसको कम करिए। अच्छा, और जो कीटनाशकों के लिए जो केमिकल काम में ले रहे हैं उसकी जगह जैविक जो अपने कीटनाशक है जैविक उनको काम लिए जैविक रूप में अपने यहाँ तो बता रहा हूँ कि जो किसान 10,000 साल पहले से करके आए थे कि खेत में अपने घर में अनाज को कितना अच्छा सुखा के जिसमें नमी 10% करके अपने खेत में ही वो अनाज पड़ा रहता, निकालने पहले देखते थे होली तक, मार्च तक खेत में अपने वो ढेरी पड़ी रहती है अनाज की ढके हुए, सीटियां पड़ी रहती थी और उसमें नमी, वो बाजरा कभी खराब हुआ ही नहीं, उसमें कभी लटे पड़े नहीं। आज घर में डालती थी दिन लट पड़ जाती, सही बात, क्योंकि अपन तो तुरंत काम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। मैंने खेत में फेरो कौन की, तो फेरो बढ़ नहीं टोपन बोर तीजे दिन बात तो बटे काम तो उसका बढ़ गया जी, और अशुद्ध खा रहा है, अशुद्ध खा रहा है, अपने उसमें कीट बढ़ा रहा है, वो अपने ही बंधुओं को और मरीज करता जा रहा है। खेत में अगर कीट का प्रकोप हो गया, कोई रोग हो गया, तो जैविक कीटनाशक जैसे नीम है, नीम में निम्बीन है, निम्बिडीन है, अजाडिरेक्टिन है, कई तरीके के जो केमिकल पाए जाते हैं जिसमें कीटनाशक की इंसेक्टिसाइड की प्रॉपर्टीज होती है जी जी जी। आँख है, धतूरा है जी, आपकी हल्दी है, अच्छा, आपका गोमूत्र है, इन सब में बहुत ज़्यादा एंटी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, और इनका वो उपयोग करके अपने कीटनाशकों को खत्म कर सकता है, वो अपने घर पे तैयार कर सकता है। नीम में जैसे निम्बोड़ी जरूरी नहीं निम्बोड़ी है, नीम का प्रत्येक उत्पाद काम में ले सकता है। अच्छा, आग का प्रत्येक उत्पाद काम में ले सकता है, जैसे कि उसने पत्तियां ली या टहनियां तोड़ी, उसको मसल के छाल है या उसकी निम्बोड़ी मिल गई तो सबसे बेस्ट है। पर सारी चीज मिल गई, निम्बोड़ी में क्या होता है कि अजाडिरेक्टिन होता है, बाकी जो पेड़ है उसमें भी निमीन निमिडीन वगैरह वो तो होते ही है, उनमें भी कीटनाशक की प्रॉपर्टी होती है। इनको बारीक पीस के अपना जो बड़ा एक बर्तन मूण वगैरह गाँव में पड़ी रहती है या मटकी पड़ी है, उसमें डाल के निर्धारित मात्रा में 2-2, 3-3 किलो 4-5 को मिला के, और बड़ा बर्तन है तो या ड्रम में, प्लास्टिक ड्रम में डाल दे और पानी भर दे, गोमूत्र डाल दे, अच्छा, खाटी छाछ है उसके पास वो डाल दे, अच्छा, थोड़ा बहुत उसके पास तांबा है और तांबे के तार वगैरह पड़े रहते हैं, वो डाल दे, 5-7 दिन में वो पड़ा रहेगा, उसको बाकी निकाल के रख दे, 5 दिन में उस तांबा घुल जाएगा। तांबा क्या होता है कि जो फंगल डिजीज होती है जी, वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है तांबे में जी, फंगल डिजीज उससे वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो रोग भी उसका खत्म होगा, कीट भी खत्म होगा, वो अपनी सुरक्षा करेगा। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब एक तरह से स्प्रे मतलब है। हाँ, ये भाई कीटों से रोगों से बचाने की चीज, बचाने का। जैविक वाला मैंने बताया दिया कि भाई जैविक खादों को काम में लेने के लिए, या आपको केचुए वाली मैंने बताई वर्मी बेड तैयार बिल्कुल करता है, उसके साथ में आदि वो काम धीरे धीरे करते करते वो कम करे तो जमीन स्थिर हो जाएगी, उत्पादन उसका गिरेगा नहीं, एक समय आएगा कि उत्पादन स्थिर हो जाएगा। बहुत सुंदर जानकारी दी। अब कई बार किसान, आप लोग बहुत अच्छी और प्रशिक्षण रखते हैं, ट्रेनिंग रखते हैं खूब, लेकिन वो किसान जिनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए
या तो वो आना नहीं चाहते या फिर अपन उन तक पहुंच नहीं पाते, तो इसका क्या अपन है, कौन कौन सी आपने ऐसी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है? देखो पुखराज जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। एक अपने देश में 1972-73 के आसपास एक प्रोजेक्ट चला था T&V के नाम से, जिसको ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम के नाम से जाना गया था। अच्छा। और हिंदुस्तान में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसको शुरू किया गया जी। उसी T&V का मॉडिफाई जो रूप अपने देश में आया आगे चल के, वो आया आत्मा के नाम से। अच्छा। जिसको अपन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से अच्छा। जानते हैं। और आत्मा के ऑफिस हर जिले में है। अच्छा। जिसको शॉर्ट में आत्मा बोलते हैं, ATM है, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जी। उसमें जिले में एक डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, 2 डिप्टी PD बैठते हैं, फिर बाकी नीचे की मशीनरी ये एक्सटेंशन वाली अपने वाली काम करती है जी जी। वो उनका 3 काम है। अच्छा। एक है उसका डेमो लगाना। डेमो का मतलब है कि जो नई वेराइटीज वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उनको बताना। वो वेराइटीज एक तहसील में 2-4 गाँव में अपन ने दी, प्रदर्शन लगाए, साथ में उसकी खुद की दूसरी जो वेराइटी लगाए वो देखे, किसानों का बुला कर एक डेमोस्ट्रेशन लगाए। अच्छा। फिर डेमोस्ट्रेशन कराए, उस फील्ड में 150 किसानों को बुला के दिखाया कि भैया ये तो तूने तेरी वैरायटी ली, इसमें वो खाद बीज डाला है, ये जो अपन ने वैरायटी दी है, अपन ने जो खाद बीज दिए है, अब इनमें अच्छी कौन सी, अगर ये अच्छी है तो उसके आसपास के 100 किसान जुड़ेंगे, 100 हज़ारों को जोड़ेंगे, वो तो तुड़ी वाला फेर है जी 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 जी। तो एक तो वो है किसानों को नई चीज़ की जानकारी का तरीका। दूसरा आपने एक ट्रेनिंग की चीज की जी। इसी का दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग। पहला प्रदर्शन, दूसरा ट्रेनिंग जी। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आत्मा हर तहसील स्तर पर कोशिश करती है और हर जिला मुख्यालय पर, अच्छा हाँ, हर एक पंचायत के 2-2, 4-4 किसानों को बुला के जी एक ट्रेनिंग देती है। हर एक पंचायत के 2-2, 3 किसानों को बुला के तहसील स्तर पर ट्रेनिंग देती है, ताकि वो किसान आके गाँव में चौपाल पे बात करे जी कि भाई हम ट्रेनिंग में जाके आए, ये चीज की, और वो खेती में अपनाएगा। 10 किसान उसको देख के जुड़ेंगे। एकदम तो हिंदुस्तान अपने देश में इतने ज्यादा संसाधन नहीं है, किसी के पास है भी नहीं। मैं चाहूँ अकेला मैं किसानों को ट्रेनिंग दूंगा तो असंभव है। अच्छा। मैं 10 किसानों को बताऊंगा, 10 किसान आगे जाके 10-10 को बताएंगे, वो 10-10 को बताएंगे, तो अगली 2-3 साल 4 साल में हो सकता है समय बाद में सब किसान जागरूक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, यहाँ होती है। इसके अलावा अपनी जिले के बाहर भी ट्रेनिंग कराते हैं अपन किसानों की। यहाँ के किसानों को ले जाके, जैसे जोधपुर काजरी में बेचते हैं, NRCS जो अजमेर है, नेशनल सीड स्पाइसेज का जो भारत सरकार का ऑफिस है अजमेर, वहाँ भी ट्रेनिंग कराते हैं। बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेचते हैं, जोबनेर बेचते हैं, दुर्गापुर जयपुर बेचते हैं। वहाँ जाके किसानों को, जिले के किसानों को 50-50, 60-60 किसानों को बेचते हैं सालों साल, और वो ट्रेनिंग साल में 3 से 5 ट्रेनिंग वो करवाते हैं अपन। तीसरी आउट ऑफ स्टेट। अच्छा। वहाँ आउट ऑफ स्टेट का मतलब कई बार किसानों को यहाँ से जिले से 50 किसानों को गुजरात भेज दिया एक ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। 50 को एक ट्रेनिंग के लिए हरियाणा भेज दिया। वो वहाँ की खेती देखेगा, वो किसान देखेगा कि यहाँ की जमीन, अपनी जमीन, क्लाइमेट एक है। कोशिश करते हैं कि वहाँ यहाँ के मिलते जुलते क्लाइमेट में वहाँ भेजे। हाँ, हर एक जगह वहाँ पे जैसे जीरे का उत्पादन, जीरे की वेराइटीज अपने गुजरात से आई, किसानों ने इनोवेट की। जैसे गुड़ का अपना गुजरात से जालोर आया, जालोर से आया, किसानों के माध्यम से आया। विभाग या सरकार चाहे तो वो नहीं कर सकती जी 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 जी। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ। दूसरा अपने हरियाणा भेज दिया, तीसरा अपने यूपी भेज दिया जी। तो इस आउट ऑफ स्टेट अपन भेजते हैं, ताकि वहाँ की जो खेती की टेक्नोलॉजी देख के यहाँ के अपनाए, और हर गांव से 1-1 किसान, 2-2 किसान को आउट ऑफ स्टेट भेजते, ताकि वो अपने गांव के सारे किसानों को वो अपनाने से दूसरे बिल्कुल। तो उन किसानों तक ये सूचना कैसे पहुंचे? क्योंकि किसान भी, मैंने देखा अभी मैं किसानों से मिला हूँ, तो उन किसानों ने कहा भाई हम तो जाते हैं, लेकिन अन्य किसान जाना नहीं चाहते, पहली बात तो। दूसरी बात, जाना चाहे, ले जाना चाहे तो उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती। बात सही है, आपकी बात सही है। एक्चुअल में तो कुछ तो कम्युनिकेशन गैप है जी, ये तो सच्चाई अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी सर। कुछ क्या, मैं तो मानता हूँ कि काफी कम्युनिकेशन गैप इसलिए है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टेंडेंसी बनी हुई जनरली जी, कि जिस किसान को पिछली बार लेके अगले साल भी फोन उसी को करेंगे, साहब टूर जा रहा है, जाएगा क्या? पिछली बार तो आप गुजरात के, इस बार हरियाणा जाएगा जी। अरे क्यों भाई, हरियाणा वाला दूसरा किसान गया, वो गांव में जानकारी दे देगा। इन तीनों किसानों को छोड़ो ना जी जी भाई। यूपी, हरियाणा, गुजरात वाले तीनों अपने गाँव में करेंगे तो गाँव वालों को जो तीनों में अच्छी टेक्नोलॉजी वो अपना लेगा। दूसरे 3 किसानों को कोशिश करनी है। मेरा निवेदन है कि आप भी किसानों, जो नए किसान हैं, उनको हमारे पास नाम लेकर आइए। बिल्कुल। जब भी लॉकडाउन के बाद भविष्य में अगर टूर जाएगा तो हम जरूर बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी उसके लिए आप और हम सबको प्रयास करना है, लोगों को जोड़ना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमी रही है। और हम हर बार कहते हैं, सरकार भी कहते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी हालत में पुनरावृत्ति नहीं हो। जो किसान जाके आया, जिसने ट्रेनिंग ली है, वो बताएगा वो चीज, दूसरा किसान दूसरी बात बताएगा, तो ऐसा एक माहौल बनेगा, एक संगठन बनेगा। तीसरी चीज मैं बता रहा था, आत्मा की पहले आपको प्रदर्शन बताई, दूसरी ट्रेनिंग बताई, तीसरी बताई आपको उसका भ्रमण जी। भ्रमण का मतलब है कि हम किसान को एक ही 5 दिन 7 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं जी, विद इन स्टेट। एक तो अपने राज्य में भ्रमण कराते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ से अजमेर गया जी, अजमेर से बांसवाड़ा गया, उदयपुर यूनिवर्सिटी में गया। अच्छा। वहाँ से सिरोही आया, सिरोही से जोधपुर आया, जोधपुर आकर
नागौर आ जाता। 5 दिन इधर की पूरी टेक्नोलॉजी आसपास जिलों की देख करके फिर के देखे जी जी सिंग बाई डूइंग देख के आके अपने करेगा भाई इनमें से ये खेती है या ये बगीचा मुझे अपनाना फायदेमंद है या मुझे पशुपालन करना है। जी जी जो नवाचार है वो दूसरे जिलों को देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा भ्रमण है अपना आउट ऑफ स्टेट, राज्य से बाहर का। वहाँ भी अपने किसानों को भेजते हैं। यहाँ से 3 स्टेट का अपने बना लिया कि भाई किसान यहाँ से गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा और MP होते हुए वापस यहाँ आ जाएगा। अच्छा। तो 3 स्टेट में 7-8 दिन में घूम के वहाँ की खेती ज़्यादा उसमें रुकना नहीं होता है। हाँ, देखना ही होता है। अच्छे अच्छे जो फार्म हाउस है या अच्छी यूनिवर्सिटीज है या अच्छे संस्थान है, रिसर्च स्टेशन है, वहाँ के जो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं उनको देख के 1 घंटे वहाँ के वैज्ञानिक बता देता है। फिर के अपने पूरे फार्म हाउस में जो 5, 10, 15 तरह की फसलें होती है उनका अवलोकन करा देता है। वो बताता है कि भाई आप वहाँ से आए, नागौर से आए, वहाँ के लिए ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल है, आप ये चीज़ ले जाओ या यहाँ से ये चीज़ मंगा सकते हो। तो नवाचार वहाँ से सीखता है। बिल्कुल। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आत्मा महत्वपूर्ण करती है। बहुत बढ़िया। और इन्हीं के माध्यम से किसान सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सियाग साहब। इसके अलावा किसानों को नवाचार अपनाने के लिए या कुछ नया करने के लिए आपका कोई विशेष संदेश जो आप किसानों को देना चाह रहे हैं? मेरा तो किसानों से एक ही निवेदन है, संदेश तो मैं नहीं दे सकता, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ किसानों से, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जी। मेरा निवेदन है कि एक तो जो खेती कहते हैं कि खेती पाती चाकरी मोरा माली खाज, ये सुख चाहे तो खुद ही संभाल जी। आजकल खेती में खुद ने काम करना छोड़ दिया है। हकीकत है, ये हकीकत है। पूरे दिन ताश खेलते रहते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। तो सारा खेती का काम औरतों पे नहीं छोड़े जी। किसान खुद संभाले और खुद सीखने की चेष्टा रखे, हमसे जुड़े, नवाचार करे और नवाचार के साथ साथ पुराना जो IT के है उसको बाहर निकाले। गाँव में जो अपने बुजुर्गों के पास सुरक्षित है, मेरा मतलब जो नॉलेज जी जी वो नॉलेज नहीं आ रहा है और वो किसानों को खुद आना होगा और वो खुद जुड़े जी। खेती आजकल देखते हैं हर आदमी ने खेत के बीच में बड़ा मकान बना लिया, ज़्यादातर खेती को आबादी में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल उनको सोचने की जरूरत है कि खेती का मैक्सिमम उपयोग करें। खेती सीमित है, खेत पूरे खेत को बीच में से खराब कर देंगे और खेत की बाउंड्री के लिए वो झगड़ के मर जाएंगे बाई से बाई के लिए। तो उस टेंडेंसी को छोड़ें और अपना जो काम है उसको पुराने और नए को मिलाकर जी तालमेल के साथ करें ताकि अपना उत्पादन बना रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित पर्यावरण जी, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पानी और सुरक्षित जमीन, तीनों चीज सेफ छोड़ दें। अपना किसान, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं क्योंकि समय काफी हो गया है। अपना किसान नवाचार करने से डरता है। जैसे मान लो मैं कोई अनार का बगीचा लगाऊंगा और इस रेगिस्तान में यहाँ लगाऊंगा तो मेरा सपोर्ट कौन करेगा, मेरा सहयोग कौन करेगा, ऐसा डर करके वो कर नहीं पाता, डर रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं किसान, मतलब क्या? पुखराज जी ये सवाल भी बहुत बड़ा है और एक सच्चाई है जी। ये तो आपने बहुत वास्तव में जो गाँव में किसानों की एक्चुअल जो समस्या है वो रखी है आपने। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ गांव में किसानों में रिसर्च किया फिर के साहब, मैं तो किसान का बेटा हूँ खुद और मेरे को इन चीजों की बहुत मेरे को लगता था कि मैं ऐसी चीजें पूछूं, जानूं, मैं खुद पूछूं। नहीं जी, ऐसा है हर उस पहलू को टच करने की कोशिश की है। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के सवाल करेंगे जी। लेकिन आपने जो बताया किसान नवाचार करने से डर रहा है जी। ये सच्चाई है कि अपने राज्य में सबसे पहले जोजोबा और होबा के नाम से फसलें आई थी। कई फार्मर कर भी रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने किया, पैदा किया कि भाई उससे हवाई जहाज का तेल बनेगा और वो सपने बड़े बड़े दिखाए थे जी। हाँ, सरकार ने, हमने सबने मिलकर बड़े बड़े सपने दिखाए। धरातल पे एक्चुअल में जब वो पैदा हुई 5 साल 10 साल बाद में उसके जब पैदा की बारी आई तो उसको कोई लेने वाला नहीं मिला। डरना उसका लाजमी भी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरी सत्यता की जाँच करने के लिए इसीलिए ये जो आत्मा ने जो भ्रमण वाला काम किया है जी। कहते हैं नहीं कि एक बारोड़ी में कहावत है कि बुद्धिमान मूर्ख से जितनी शिक्षा ले सकता है जी, उतनी मूर्ख बुद्धिमान से कभी नहीं ले सकता। मूर्ख क्योंकि जो गलती करेगा बुद्धिमान देख लेगा यार ये गलती इसने की है, मुझे नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना मतलब जिसने जोजोबा या होबा की खेती की है अपन को पता चल गया अपने को नहीं बोनी है, इसको देखा देखी नहीं करनी। तो बाहर अपन जो भ्रमण करा रहे हैं वहाँ देख के कि वहाँ की कौन सी खेती उसकी व्यू लें, कौन सी खेती उसके फायदे की है, कौन सी नहीं है। ऐसा नहीं वहाँ देख ली उसके जोजोबा है यार मैं भी जोजोबा करूंगा, उससे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़े, उसका देख के भाई तू कहाँ से उत्पाद लाया, ये तेरा कितना खर्चा आ रहा है, कितना इसमें तेरे को इनपुट और आउटपुट मिल रहा है, कितनी लागत है, कितना लाभ है और आगे इसको कौन लेने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, करेगा क्या उससे नवाचार, उस तरीके का नवाचार तो कोई करना भी नहीं चाहिए, उसका लेना देना भी नहीं अपने। इससे अच्छा तो है कि नवाचार वो करे जैसे कि अपन कोई कहते हैं कि भाई मेडिसिनल क्रॉप है। अब ये भी नहीं हो सकता कि मेडिसिनल क्रॉप अपन लगाएं तो ऐसा नहीं सभी ने रोड में मेडिसिन कर लिया। एक बारोड़ी में कहावत है कि एक ने किया सबने कर लिया, मांग तो सीमित है और सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी तो फिर वो सबने दिखा देते हैं इतने रुपए किलो होता है। बारोड़ी में कहते हैं किसान काती में चाहते हैं। अब की बार मान लो मूंग का भाव 10,000 सब लोग मूंग भाई और जैसे ही मूंग की पैदा होगी मूंग 4,000 पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो उसको उस चीज के पीछे भी नहीं भगना है किसान को कि ध्यान रखे
अपनी वाच करे कि इस बार एरिया में या अपने देश में या राज्य में सबसे ज्यादा किस फसल की बुआई हुई है, उससे वो अपना ध्यान हटाए। सबसे महत्वपूर्ण तो उसके लिए है। बिल्कुल, अपनी सीमित जमीन है, उससे वो अलग चीज करे कि अगली बार किस चीज की बुआई सबसे कम हुई है, उससे भी उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये भी उसके लिए फायदे की चीज है। दूसरा, नवाचार करने से पहले मैंने आपको बताया कि वो आसपास का अवलोकन करे, बिल्कुल, वैज्ञानिकों से पूछे, अधिकारियों से पूछे, जो समझदार लोग हैं उनसे पूछे, साहब मैं ये कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या नफा नुकसान है। जैसे बगीचे की बात आपने जी, अनार का बगीचा अपने जिले में काफी पनप रहा है, पांसला साइड में है, जोधपुरा के पास है, यहाँ भी है, भावड़ा में भी है, हनुमान सिंह जी के। लेकिन एक्चुअल में धरातल पे देखा जाए तो बगीचा इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा जितना महाराष्ट्र के बगीचे दे रहे हैं। अच्छा, कारण है कि एक तो उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दूसरा अपने किसानों को तुरंत रिटर्न चाहिए। 30 साल के साथ बगीचे में लाइक क्यों, मैं तो बाढ़ दी तैयार काट दी। अच्छा। तो बोला आदमी साल 2 साल और वेट करना था। दूसरी बात, खेती करनी है, जैसे खेतरी को अपन छोड़ते हैं वैसे बगीचे के बीच में बगीचे के लेआउट, सबसे पहले बगीचे का लेआउट बहुत ही जरूरी है साहब, कर सकते हैं। और लेआउट इसलिए जरूरी है कि हर फ्रूट प्लांट की दूरी अलग अलग होती है जी। जैसे बेर के लिए 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर बेर लगाना है तो 6 बाई 6 मीटर ही होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी 6 मीटर होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि बीच में खेती इंटरक्रॉपिंग होती रहे। हाँ, आराम से, वो भी वो असर नहीं लगेगा। पपीते की खेती करना चाहता तो पपीते की खेती के लिए 2 बाई 2 मीटर पे पपीता लगाना चाहिए। पपीता 6 बाई 6 मीटर पे लगे, पपीता अगले साल फ्रूटिंग देगा, और 2 बाई 2 मीटर पे वो 6 बाई 6 मीटर पे लगे तो उत्पादन कम लेगा। पपीता का पेड़ छोटा होता है, तो 2 इंटू 2 मीटर की दूरी। इससे पहले बगीचा लगाने से पहले वो विभाग की जानकारी ले, तकनीकी जानकारी पूरी हासिल करे। साहब मैं बेर लगाना चाहता हूँ, या मैं आंवला, या मुझे पपीता, कौन सी फसल लगानी है, कितना खड्डा खोदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कब खोदना है। कई बार क्या होता है, वर्षा काल होता है, एक अच्छा मौसम दिखता है, तुरंत खड्डा खोदा, तुरंत पौधा लगा दिया। हाँ, तुरंत ये थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी उसको। इसके लिए जरूरी है। अच्छा, खड्डे में भी एक ध्यान रखना होता है। मैं बताऊं पुखराज जी, अगर खड्डा उसने सही प्रॉपर जानकारी के अनुसार और देख के नहीं खोदा तो उसको उत्पादन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये भी है। ये मशीन आती है, वो ड्रिल करके 3 फुट गहरा खड्डा खोद के चली जाती है, उससे फ्रूटिंग नहीं होगी, बगीचा सक्सेस नहीं होगा। सही बात है। बगीचे के लिए कम से कम मैं ये बताऊं, हमारी पीओपी 1 बाई 1 मीटर का कहती है जी, लेकिन मैं कहता हूं कि बगीचे के लिए अगर मेहनत करने तो 4 फीट ही गहरा खड्डा होना चाहिए, 4 फीट ही चौड़ाई उसका गहरा होना चाहिए, कम से कम 1.25 मीटर का कम से कम गहरा, और 1.25 मीटर की चौड़ा गहरा होगा। फिर उस खड्डे को वापस उसमें गोबर की खाद मिला के और बालू मिट्टी से या उसकी जो मिट्टी उसने खोदी है उसको मिला के भर दे। अच्छा, तो वो बगीचा उससे सफल होगा, 2 गुना ही नहीं 3 गुना ज्यादा हमेशा प्रोडक्शन देगा। बिल्कुल, कुछ करना है तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इतने में भर दिया तो पोषक तत्व 4 फीट में होंगे, एक तो, और एक 2 फीट में होंगे, और एक बार भरना है, मेहनत उसको एक बार करनी पड़ेगी। एक बार तो उसको कुछ कारण ये भी हो जाते हैं साहब, क्योंकि तुरंत अपने को लगता है भाई हाँ अपन चाहते हैं भाई अब इतना खड्डा खोद दिया कर दो बस, और एक खड्डा, एक गर्मी में खड्डा, जब अगर प्लान बना लिया किसान ने, मुझे बगीचा विकसित करना है, जुलाई में बगीचा लगाना, तो उसको 15 मई से पहले खड्डे खोद के खेत में तैयार रखने हैं। वो 1-1.5 महीना खड्डे पड़े रहने चाहिए, बिल्कुल, ताकि तेज धूप से दीमक है, कीट है, रोग है, वो उस पौधों में नहीं लगेंगे। 1-1.5 महीने, जब कहते हैं गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो अपनी भूमि, अपने कहते हैं गाँव में जो अनपढ़ लोगों से ये चीजें मैं बता रहा हूँ जो सीखी है, कहते हैं भूमि को चार्ज होने के लिए गर्मी पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी तभी। सही बात है भाई, अपन कोई काम करते, खिलाड़ी खेल में जाने से पहले राउंड दौड़ लगाता, बिल्कुल लगाता है, बिल्कुल कोई बात, इस जमीन में उत्पादन लेने के लिए तेज धूप का होना जरूरी है। तो 1.5 महीना अगर खड्डा खाली रहेगा, धूप की सीधा संपर्क में रहेगा, तो उसमें कीट रोग नहीं आएगा और वहाँ पौधा भी अच्छा पनपेगा। बहुत बढ़िया। तो साहब आपने इतना समय दिया हमें, और निश्चित रूप से इन बातों से नहीं, मैं तो आपका हमेशा आभारी रहूंगा, आपके चैनल का, आपने किसानों के हित में मुझे बुलाया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ और मानूंगा भी। और आप आगे भी कोई योजना आएगी तो हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और ये सब बातें जानेंगे। जरूर। और निश्चित रूप से इतना फायदा तो यदि जान लेंगे किसान, यदि इस बात को सुन लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि किसानों के पास जानकारियों का अभाव है और वो परंपरागत खेती इसीलिए कर रहा है, जानकारियों का अभाव। और एक यदि आप बताना चाहेंगे 2022 तक कहते हैं भाई किसानों के आय दोगुना कर लेंगे अपन, तो ये क्या कोई इसका कोई सिस्टम चल रहा है, वास्तव में चल रहा है, या ऐसे कोई ऐसा एक हवा बनाई हुई है कोई? आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया कि 2022 तक किसान की इनकम दुगुनी कैसे हो जी। एक तो मैं बता दूंगी, इससे पहले एक छोटी चीज शेयर करना चाहूंगा कि किसान की कैटेगरी, हमने जब एग्रीकल्चर में हमारी भाषा में एक्सटेंशन में कहते हैं कि किसान 5 कैटेगरी के अपने को मिलेंगे। अच्छा, उसमें एक तो होते हैं इनोवेटिव फार्मर्स जी, जो हमारे देश में मुश्किल से 2.5-3% है, बहुत कम है। हाँ, गांव में 2.5-3% मिलेंगे। इनोवेटिव फार्मर्स वो होंगे, पुखराज ने अच्छी चीज बताई और तुरंत अडॉप्ट कर ली। बिल्कुल, 50 आदमी को ट्रेनिंग दी, उसमें 1 या 2 आदमी आपकी बात को मानेंगे और तुरंत अडॉप्ट करेंगे। सही बात है, और सारे कर ले तो कुछ कमी नहीं हो, लेकिन
वो 2.5-3% करते हैं और वो प्रयोग देखते रहते हैं। 4 साल तक इंतजार करेंगे, देखते हैं। अगले साल क्या होता है कि दूसरी कैटेगरी होती है कि अर्ली अडोप्टर जी, जो क्या करते हैं कि जिस 2.5-3% ने जिस चीज़ को अपनाया है, अगले साल वो देखेंगे यार इसने किया है, वो अर्ली अडोप्टर होते हैं, वो 14-15% होते हैं, वो उसको देख के गांव के अगले साल 15% हो जाते हैं। फिर होते हैं लेट अडोप्टर जो उससे अगले साल उनको देख के करते हैं जी। फिर होते हैं अर्ली मेजोरिटी जी, फिर लेट मेजोरिटी और फिर लेजार्ड्स। लेजार्ड्स का मतलब 2-3% तो ऐसे लोग होते हैं, आप उनको कितना ही समझा दो, मैंने ज्ञान की जरूरत को नहीं, वो तो आपके मनु चाह ली, मैं गाँव में ला दी। तो ये मैंने आपको 4-5 कैटेगरी बताई। अगर ये कैटेगरी इस तरीके से चलती रही तो 22 में तो क्या 27 में भी डबल नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट अपना प्रयास पूरा कर रही है इसमें। जैसे ये सोइल हेल्थ कार्ड की योजना है, ये जो आपके NFSM है, ये PKY है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है जिसके माध्यम से किसान एग्रीकल्चर को सस्टेन करते हुए भाई सीखने वाली ट्रेनिंग है, भ्रमण है। युवा भी यदि मान लो, मैं तो कहता हूँ कि इंजीनियरिंग करते हो तो आपको कम से कम 3-4-5 साल लगाते हो, डॉक्टरी करते हो तो आपको 5-7 साल लग जाते हैं, लाखों रुपए लगाते हो। तो इस खेती के अंदर तो अपन बहुत कुछ कमा सकते हैं, तो इसके लिए भी 5-7 साल लगा दे। अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुखराज जी, अगर किसान खेती में अगर 7 साल किसान का बेटा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके सही दिशा में, आज नहीं तो घर वाले नहीं, लोग भी मानेंगे, 5 साल बाद मानेंगे इस बात मानेंगे। वो खुद अपना बहुत कुछ कर सकता है, अपनी खेती को वैज्ञानिक तरीके से करेगा तो वो अपना अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का सबका भला कर सकता है। क्यों? खुद अच्छा करेगा तो दूसरे देख के अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो सबका भला करने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। 2022 तक जो सपना है वो आपको लगता है कि कुछ हद तक मतलब आय दोगुनी होगी? नहीं, देखो गवर्नमेंट के प्रयास है और मैं तो खुद देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि जरूर होगी, हमारा योगदान भी रहेगा। और अगर नहीं होगी तो हमारी मेहनत में कमी रही है कहीं ना। हम मिलकर के करेंगे ऐसा। हाँ, अपन सब मिलकर जागरूकता और फैलाएंगे लोगों तक, मिल के करेंगे। क्योंकि अपन कहते हैं आपकी भी, मैंने पहले शुरुआत में भी कहा था, कुछ सीमाएं हैं, आप कितना करेंगे और आपका भी एक डिपार्टमेंट तय है, बाउंड्री में रह के काम करना पड़ता है। और दूसरी बात आपकी भी, मैंने कहा ना, लिमिटेशन है, मतलब संख्या सीमित है आप लोगों की। सीमित संख्या, मैंने बताया 50 आदमी को भेजना है जिले के, और जिले में 1600 से ज्यादा गाँव है जी। एक देखा तो कितने गाँव में, 10 गाँव में क्या करे आदमी। तो ये किसानों खुद को भी इतना बड़ा, मतलब थोड़ा सा अपने आप को एक जागरूक करके और खुद करे, जागरूक करे। जो जाके आया उसको पूछे, भाई तू बाहर जाके आया, तू कुछ सीख के आया, तो तू कर रहा है तो मुझे। दूसरी बात में आपने जो बताया भाई 5 प्रकार की कैटेगरी, वो बहुत अधिक, वो 2% करते करते वो 7 साल बाद इनकम करने लगते, तब जाकर के दूसरा कहीं कहता अब मैं ही कर रहा साहब, तो 7 साल निकाल दिया। वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट करी 22 में दुगुनी करेंगे। और मैंने जो कैटेगरी किसान की बताई, उसके अनुसार तो किसान तो वो है जो जहाँ बैठे अभी उसने अडॉप्ट ही नहीं कर रहा कैटेगरी, 2050 तक ही नहीं पहुंच पाएंगे अपन पैसे देंगे तो। बिल्कुल सही बात है। फिर भी सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, सरकार कर रही है, और मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्कुल हाँ, किसानों के लिए तो बहुत कुछ योजनाएं आती है, लेकिन वो धरातल पर यदि वास्तव में उतर जाए तो स्वर्ग बन जाए। जुड़ते भी है साहब, नहीं आप करते हैं अपना प्रयास, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। लगा रही है एग्रीकल्चर की तरफ, तो गवर्नमेंट का भी बहुत ध्यान है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का किसानों के लिए ध्यान है, प्रॉपर ध्यान है, करती भी है। और मैं तो कह रहा हूँ किसानों को पूरा फायदा जब खुद लेंगे, बैठे बैठे कहेंगे साहब सरकार कुछ नहीं करती, उससे कुछ ये नहीं होना। जो सरकार कर रही है उसका उपयोग करें, उपयोग तो करिए, कर रही है सरकार, आपको उपयोग लेना नहीं आता। भाई मैं फैक्ट्री करूंगा तो मैं अपना मेहनत करता हूँ, खुद करता हूँ और अपना प्रचार प्रसार करता हूँ, खेती करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ मैं। एक ही बात और मैं पूछना चाहूंगा, आजकल आत्मनिर्भर नहीं बन करके लोग सारे के सारे सरकार पर ही मतलब हो रहे हैं, आश्रित हो रहे हैं, पराश्रित हो रहे हैं। मतलब जैसे ही मैंने कोई योजना लॉन्च की तो कहते हैं साहब इसके क्या फायदे, सरकार क्या दे रही है, मैं तो वो दे दो, बाकी हम करेंगे। जैसे आपने बताया पॉइंट बनाना है, अब पॉइंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 90,000 रुपए ले लेंगे। सही बात, ये जो आ रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको यदि आप मतलब एक तरह से एक कम शब्दों में यदि कोई संदेश देना, भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। छोटा बहुत बढ़िया सवाल है, जरूर दूंगा साहब, 2 मिनट 4 मिनट टाइम लूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा लोग तुरंत खुद का फायदा सोचते हैं, बस वही आर्थिक युग में जी। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं जी। एक तो वो लोग, मैं नौकरी कर रहा हूँ जी, मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को तनख्वाह मिल रही है, मेरे बच्चों को पालना है, सही बात, परिवार पालना है, बिल्कुल उतना ही कर रहा है जी। एक मैं नौकरी इसलिए, दूसरा जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ जी, मेरी नौकरी इसलिए लगी है कि मैं मेरे जिले के किसानों का भला करूँ, सोच का दायरा बड़ा रखूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और किसानों का ज्यादा से ज्यादा जुड़कर किसानों का भला कैसे कर सकूं। अगर मैं किसानों का भला सोच का दायरा करके करूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं, मेरे बच्चे तो अपने आप ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बड़े काम को भी सेवा करने मेरी क्षमता के अनुसार, ये तो नहीं कह सकता कि मैं देश का भला करूँ, मेरी क्षमता के अनुसार उस विस्तृत दायरे को लेकर चलूं कि मुझे सब किसानों का भला सोचना है, उनका कितना कर सकता हूँ, तो मेरा भला अपना आप होगा, लोग जुड़ेंगे। तो किसान में भी वही बात है, किसान वो सोचे कि मुझे फार्म बॉन्ड बनाना है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा भला हो जाएगा। एक तो वो,
एक दूसरा किसान वो फायदा ले रहा है कि मैं फार्म पॉन्ड बनाऊंगा, उसमें मैं 12 बीघे में जीरे की खेती करूंगा, मैं पैदा लूंगा, लेकिन मेरे जीरे की खेती को देख के मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन 10 किसान और जुड़ेंगे। 10 किसानों को सोच के अगर वो कर रहा है तो वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और अगर वो जेब में पैसे डालने वाले कर रहा है तो वो बहुत गलत। यही हो रहा है साहब, कई जगह हो रहा है। मतलब हो गया ले तू इतने तू रख ले, इतने मैं रख लेता हूँ और अपने पॉन्ड बन गया, कागजों बन गया। ये बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोगों की मैंने पहले ही कहा अभी सीमाएं तय इतना नहीं कर पाते। यदि किसान खुद करना चाहेगा और युवा यदि आगे बढ़ेंगे तो अपना एक भारत जो विकसित भारत अपन देखना चाह रहे हैं। हमारा जो चैनल का उद्देश्य भी ग्राम विकास के माध्यम से और आदर्श ग्राम बने और आदर्श ग्राम से अपना श्रेष्ठ भारत बने, ये अपना उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो सब्सक्राइबर करने के लिए थोड़ा आप निवेदन कर लीजिए। मेरा तो निवेदन यही है कि इस चैनल को भाई लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि उनको इस तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियां जो निस्वार्थ मिल रही है वो मिलती रहे, किसान जुड़े, विद्यार्थी जुड़े। और ये एक ऐसा चैनल है, और ये जो आज की क्लास ऐसी क्लास है जिसमें किसान और किसानों के बच्चों के विद्यार्थियों के लिए, किसान ही नहीं मैं तो कह रहा हूँ मानव मात्र के अगर सबके लिए सबका भला करेगा। बिल्कुल साहब, इसमें ये कतई नहीं समझे कि इनमें इनका हित है, इनमें न इनका हित है न हमारा है, अपन सबका हित है अपना काम। दूसरा, मैंने तो सियाग साहब के बारे में यहाँ गाँव में भी आसपास सुना भी, हम तो कभी फ़ोन करते हैं तुरंत कौन सी दवाई चाहिए, क्या चाहिए, ये मतलब सुनने को मिलता है। तो ये ऐसे परहितकारी, मतलब नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन नौकरी के साथ में एक सेवा का भाव हो मन में, और हर एक किसान के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाएंगे, ऐसे प्रयासों को ही हम तो पहले से ही, पहले दिन से, जिस दिन से आप YouTube के अपने वीडियोस देखें, तो हमने कहा तो निस्वार्थी लोग, जिनका स्वार्थ अपने आप में निहित होता है, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है, और ऐसे निस्वार्थी लोगों को हम चैनल पर लाएंगे। आप पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको बहुत बहुत बुगरा जी।